जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं या फिर जो भी टेस्ट वगैरह हैं उसको ज्वाइन करने के लिए जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं और वहीं पे आपको टेस्ट और जो नोट्स वगैरह हैं वो सब मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले संधि किसको कहा जाता है? तो दो वर्णों के मेल से होने वाला जो विकार होता है उसको संधि कहा जाता है। विकार मतलब जो एक अलग चीज़ बन जाए, कोई गलती हो जाए तो उसको कहा जाएगा संधि। दो वर्ण मिलेंगे यहाँ पर, जैसे एक शब्द लिखा हुआ है, इसका अंतिम वर्ण कुछ है, दूसरा शब्द लिखा है, इसका अंतिम यहाँ पे शुरुआत वाला वर्ण कुछ है, आपस में मिलके कोई दूसरा वर्ण बन जाएगा, तो इसी को संधि कहा जाता है। अब संधि के प्रकार कितने होते हैं? तो मेनली 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं। पहली स्वर संधि है, दूसरी व्यंजन संधि है, तीसरी विसर्ग संधि है। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्वर संधि से, क्योंकि इसको कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्वर संधि ही पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न जो विकार होता है या फिर रूप जो परिवर्तन होता है उसको स्वर संधि कहा जाता है। इसको भी हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो क्लियर होगा। अब स्वर संधि को भी 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, उसके बाद यण संधि और अयादि संधि। ये 5 पार्ट है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे दीर्घ संधि क्या होता है। तो जब दो सवर्ण स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तब उसको दीर्घ संधि कहा जाता है। दीर्घ मतलब बड़ा अक्षर बन जाता है। जैसे स्वर में छोटा बड़ा होता है, छोटी बड़ी होती है, वैसे बड़ा जब बन जाएगा तो उसको दीर्घ कहा जाएगा। एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं, जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर बड़ा आ बनेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए, कहीं पे भी अगर यहाँ पर पूरा चीज़ लिखा है, मतलब ना जैसे लिखा है, तो ना किसका किसका मेल है? तो आधे ना का और छोटे आ का। इसमें कहीं भी जैसे का लिखा है तो का किसका किसका मेल है? आधे का प्लस छोटे आ का। कहीं भी पूरा अक्षर लिखा रहेगा तो उसके साथ छोटा आ जरूर कनेक्ट रहेगा। ये अपने आप से हमको समझना पड़ेगा कि इसमें छोटा आ कनेक्ट है। हमने वर्णमाला में देखा था इसको, आप प्लेलिस्ट में वाला वर्णमाला वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। छोटा आ बड़ा मिलके, छोटा और छोटा आ मिलके बड़ा आ बनेंगे। इस तरह से इसको समझ सकते हैं एग्जाम्पल से। जैसे अन्न प्लस आगार, यहाँ पे लास्ट में ना है, ना प्लस आ होता है, तो यहाँ पर छोटा आ गया इधर साइड और इधर बड़ा आ गया, मिलकर क्या बन गया? अन्नागार। बड़े आ की मात्रा यहाँ पे लग गई। इसी तरह छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बनते। जैसे शिव, शिव में वा में लास्ट में आ लगेगा, ये आधा वा हो गया और प्लस आ हो गया, तो छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बन गया, यहाँ पर शिवालय हो गया। इसी तरह से बड़ा आ और छोटा आ मिलकर भी बड़ा आ बनेंगे। जैसे विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी हो गया। ये सभी दीर्घ संधियाँ ही हैं। इसको इसी तरह से देख लीजिए, जितना ज़्यादा आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। छोटी प्लस छोटी क्या होगा? तो बड़ी होगा। यहाँ पे सब चीज़ बड़ा होगा, चाहे छोटी छोटी मिले, चाहे छोटी बड़ी मिले, चाहे बड़ी बड़ी मिले, सब बड़ी ही होगी। गिरि प्लस इंद्र मतलब क्या हो जाएगा? गिरीन्द्र हो जाएगा। यहाँ पर छोटी की मात्रा थी, यहाँ पे भी छोटी की मात्रा थी, यहाँ पर बड़ी की मात्रा लग गई, तो ये दीर्घ संधि हो गई। यहाँ पे भी उसी तरह गिरि प्लस ईश गिरीश, उसके बाद मही प्लस इंद्र महेंद्र हो जाएगा। पृथ्वी प्लस ईश पृथ्वीश हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर भानु प्लस उदय, यहाँ पर छोटा ऊ था, यहाँ पर छोटा ऊ था, बड़ा ऊ बन जाएगा भानु, छोटा ऊ यहाँ पर लगा, उसके बाद इधर भी छोटा ऊ है तो भानुदय हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। स्वयंभू प्लस उदय स्वयंभूदय। उसके बाद री का देखिए क्या होता है, री का जो हो जाएगा री ही रहेगा। पितृ प्लस ऋण जो हो जाएगा पितृण हो जाएगा। ये री प्लस री ही रहता है, ये याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पर दीर्घ संधि के बाद आता है गुण संधि। ये गुण स्वर संधि है। इसमें छोटा, यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए पहले, तो अगर आप कहीं पे भी गुण संधि होगी तो उसमें ऊपर जो है ए की मात्रा लगेगी, एक झंडी दिखेगी, चाहे ए की मात्रा लगी हो चाहे ओ की मात्रा लगी हो। यहाँ पे ए की मात्रा नहीं आएगी, ना ही ओ की मात्रा आएगी, सिर्फ ए की मात्रा रहेगी या फिर ओ की मात्रा रहेगी, तो समझ लीजिएगा कि वो गुण संधि है। अब इसमें इस तरह से थोड़ा सा नियम देख लेते हैं। छोटा या बड़ा के बाद अगर छोटी या बड़ी आए, यहाँ पे पहले देखेंगे पहले वाला जो अक्षर रहेगा उसके लास्ट में या तो छोटा आ होगा या फिर बड़ा आ होगा। इनमें छोटा आ और बड़ा आ के बाद क्या आना चाहिए? तो अगर छोटा और बड़ा के बाद छोटी या बड़ी आए तो उसका ए हो जाता है, और छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो उसका ओ हो जाता है। अगर छोटा आ बड़ा आ के बाद री आए तो क्या हो जाएगा? तो अर हो जाएगा। यहाँ पर 3 चीज़ें लगेंगी, चाहे ए की मात्रा लगेगी, चाहे ओ की मात्रा लगेगी, चाहे अर लग जाएगा। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे छोटा आ के साथ अगर छोटी ई आया तो ए हो गया। एग्जाम्पल के लिए जैसे देव प्लस इंद्र, देव वा में आगे आया क्या? छोटा आ प्लस इधर वाला क्या है? तो ये छोटी ई है। यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, ए की मात्रा लग जाएगी, देवेंद्र हो गया। इसी तरह छोटा आ प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बनेगा? तो ये भी ए बनेगा। छोटा आ के साथ चाहे छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए वो ए ही बनेगा। तो देव प्लस ईश क्या हो जाएगा? देवेश हो जाएगा। बड़ा आ प्लस छोटी ए होगा, महा प्लस इंद्र महेंद्र। छोटा आ के साथ जब ऊ आएगा तब क्या होता है? तो ओ हो जाता है। जैसे भी हमने देखा था कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो ओ हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से देखिए, छोटा आ प्लस छोटा ऊ इक्वल टू ओ।
जैसे चंद्र प्लस उदय, चंद्र में द्रा में आगे क्या आ गया, छोटा आ गया यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर छोटा ऊ है तो प्लस ऊ मिलके क्या हो जाएगा, मिलके ओ हो जाएगा, चंद्रोदय हो गया। इसी तरह छोटा आ प्लस बड़ा ऊ मिलके भी ओ होगा, समुद्र प्लस ऊर्मी समुद्रोर्मी। उसके बाद बड़ा प्लस ऊ मिलके ओ होगा, जैसे महा प्लस उत्सव महोत्सव। ये सभी कौन सी संधियाँ, तो सभी गुण संधियाँ हैं यहाँ पर। री प्लस छोटा आ प्लस री मिलकर क्या बनेगा, तो अर बन जाएगा, जैसे देव प्लस ऋषि। इस तरह से अलग अलग कई शब्द पूछे जाते हैं, जैसे महर्षि हो गया, देवर्षि हो गया, तो ये सब हो क्या हो गया, ये हो गया देव प्लस ऋषि इक्वल टू देवर्षि। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, ये तो हो गई गुण संधि। अब आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, इसमें दो झंडी दिखेगी ऊपर, या तो ऐ की मात्रा होगी या तो औ की मात्रा होगी। अभी तक हमने केवल ए की मात्रा देखी थी, यानी एक झंडी वाली मात्रा देखी थी, या फिर ओ की मात्रा देखी थी, ए मतलब ऊपर एक झंडी रहेगी। अब की जो आएगा ऐ की मात्रा रहेगी। ऐ की मात्रा मतलब क्या होता है, ऊपर दो झंडी। और औ की मात्रा क्या होता है, औ की मात्रा का भी मतलब होता है ऊपर दो झंडी। तो इस तरह की आ जाएगी, तो मतलब वृद्धि संधि है वहाँ पर। अब यहाँ नियम देख लेते हैं, जैसे छोटा या बड़ा के बाद अगर ए या फिर ऐ कुछ भी आए तो उसका ऐ हो जाएगा, ऐ की मात्रा लग जाएगी। और छोटा या बड़ा के बाद अगर ओ या फिर औ आए तो औ की मात्रा लग जाएगी। जैसे यहाँ पर छोटा प्लस ए आया तो ऐ की मात्रा लगी, जैसे एक प्लस एक इसको इक्वल टू क्या हो गया, एक। छोटा प्लस ऐ हो गया, फिर यहाँ पे भी ऐ हो गया। नव प्लस ऐश्वर नवैश्वर। छोटा बड़ा प्लस ए, यहाँ पे भी ए हो जाएगा। सदा प्लस ए सदैव। यहाँ पे सब में वृद्धि संधि है, एग्जाम्पल यही डायरेक्ट कभी कभी पूछ ले जाते हैं। बड़ा प्लस ए क्या हो जाएगा, ए। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर हो गया। इसी तरह से परम प्लस ओजस्वी परमोजस्वी। महा प्लस औषध महोषध। ये सभी कौन सी संधियाँ हैं, तो वृद्धि संधि है। अगली आएगी यण संधि। यहाँ पे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल भी पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन इसी तरह के सभी रहेंगे, सभी नियम इसी में कवर हो जाएंगे। यण संधि की बात करें तो छोटी या बड़ी के बाद अगर आ या फिर बड़ा आए तो उसका या फिर आ की मात्रा हो जाता है। मतलब अगर छोटी के बाद छोटा आ रहा है तो या हो जाएगा, अगर बड़ी के बाद बड़ा आ रहा है तो बड़ा या हो जाएगा, मतलब आ की मात्रा लग जाएगी। जैसे एग्जाम्पल से ही समझ आएगा ये। यदि प्लस अपि, यहाँ पे छोटी की मात्रा है, यहाँ पे छोटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा यद्यपि। एक मतलब या आ गया, यद्यपि अगर लिखा जाएगा तो या तो लिखा नहीं जाएगा, तो इस तरह इसको लिखा जाता है यद्यपि। उसके बाद परि प्लस आवरण। यहाँ पर छोटी की मात्रा, यहाँ पर बड़ा आ गया, तो यहाँ पे बड़ा आएगा तो बड़ा या हो जाएगा, मतलब या में आ की मात्रा लग जाएगी, पर्यावरण हो गया। पर्यावरण में यण संधि होती है। अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक। मतलब यहाँ पे छोटी की मात्रा थी, यहाँ पे बड़ा था, तो यहाँ पर या में आ की मात्रा लग गई, अत्यावश्यक हो गया। इसी तरह से इत्यादि भी है। इति प्लस आदि क्या हो गया, इत्यादि। तो इत्यादि में कौन सी संधि, यण संधि है। यद्यपि में यण संधि है। पर्यावरण में यण संधि है। जहाँ पे या आए तो वहाँ पे यण संधि होगी। नेक्स्ट बात करेंगे, इसी तरह का यहाँ पर यण संधि में कई सारे नियम है। जैसे अभी हमने देखा छोटी के बाद बड़ा या छोटा आ रहा है, उसी तरह से अगर छोटी या बड़ी के बाद ऊ या फिर बड़ा ऊ आए तो उसका क्या होगा, उसमें यू में या में छोटी की मात्रा लग जाएगी या फिर या में बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी। जैसे अति प्लस उत्तम तो अत्युत्तम हो जाएगा। यहाँ पे छोटी की मात्रा थी, यहाँ पर छोटा ऊ था, तो यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, अत्युत्तम होगा। यहाँ पर अति प्लस ऊष्म है, यहाँ पे बड़ा ऊ आ गया तो यहाँ अत्युष्म हो जाएगा, बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर छोटी या बड़ी के बाद ए या फिर ऐ आए तो यहाँ पर या में जो है ए की मात्रा लग जाएगी, या फिर अगर ऐ आएगा तो मतलब डबल मात्रा लग जाएगी, ऐ की मात्रा लग जाएगी। इसी तरह एग्जाम्पल देख लीजिए, प्रति प्लस एक, यहाँ पर छोटी ही थी, यहाँ पर ए था, तो ए की मात्रा लग जाएगी प्रत्येक। यहाँ पर नदी है प्लस ऐश्वर है, यहाँ पर ऐ आ गया, ए की जगह जो है ऐ आ गया, तो यहाँ पर ऐ की मात्रा ही लगेगी, नद्वेश्वर। नद्वेश्वर जो है ऐसे लिखा जाता है, ये चीज़ देख लीजिए। आगे बात करेंगे, अभी तो हमने देखा था कि छोटी या फिर बड़ी आ रहा था यण संधि में। यहाँ पर अभी तक देख रहे थे हम छोटी या बड़ी पहले आ रहा था, मतलब इस जगह पे। अगला यहाँ पर देखेंगे, छोटे ऊ या फिर बड़े ऊ के बाद अगर छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए आए, कुछ भी आए तो वो वा वी या फिर बड़ी मतलब वी में वा में बड़ी की मात्रा या फिर वे हो जाते हैं। अगर छोटा ऊ यहाँ पर है, इस जगह पर अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाए तो, और उसके बाद जो ये शब्द हैं, ये स्वर हैं, ये आए तो उसकी जगह पर यहाँ पे वा वी या फिर वे हो जाएंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। जैसे अनु प्लस ऐ, यहाँ पर छोटा ऊ है, यहाँ पर छोटा आ है, तो क्या हो जाएगा, अन्वय हो जाएगा। यहाँ पर वा आ गया, केवल वा आया। इसी तरह से मधु प्लस अरि, यहाँ पर छोटा ऊ है, यहाँ पर छोटा आ है, तो क्या हो जाएगा, तो मध्वरी हो जाएगा, यहाँ पे भी वा आ गया। इसी तरह से जैसे अनु प्लस एषण है, यहाँ पर छोटा ऊ है, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए की मात्रा लग जाएगी, अन्वेषण। यहाँ पर ए था इसलिए वा में ए की मात्रा लग गई, अन्वेषण हो गया। इसी तरह से अनु प्लस ईक्षक, यहाँ पर बड़ी ई है, यहाँ पर छोटा ऊ है, तो बड़ी वा में बड़ी की मात्रा लग गई, अन्वीक्षक।
इसी तरह से वधु प्लस आगमन, यहाँ पर छोटा ऊ है, यहाँ पर बड़ा आ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी, वह में वध्वागमन हो जाएगा। ये वध्वागमन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, 1-2 एग्जाम्पल देखना है और उसी संधि को मतलब 1-2 बार देखना है और सारे नियम मतलब यहाँ पे सभी नियम कवर किए हुए हैं, यही शब्द पूछे जाते हैं। 1-2 शब्द अगर दूसरी तरह से भी हो गया तो उसका जो नियम रहेगा वो सेम ही रहेगा। फिर यण संधि में एक और जो नियम है, अगर री के बाद यहाँ पर अगर री लगा है, री के बाद अगर छोटा आ या फिर बड़ा आ जाता है तो उसका रा प्लस रा या फिर बड़ा मतलब रा में आ की मात्रा लग जाती है। अगर छोटा आएगा तो रा रहेगा, आधा रा रहेगा, अगर बड़ा आ गया तो रा में आ की मात्रा लग जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए पितृ प्लस जो है अर्पण, तो ये क्या हो जाएगा, पितृर्पण। यहाँ पर छोटा आए तो रा लग गया, आधा रा लग गया ऊपर। इसी तरह से पितृ प्लस आदेश क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे रा में आ की मात्रा लग जाएगी, पित्रादेश हो जाएगा ये। नेक्स्ट बात करेंगे अगली जो संधि है स्वर संधि में, अयादि स्वर संधि। अभी तक जो हम देख रहे थे वो यण स्वर संधि थी, अब है ये अयादि स्वर संधि। इसमें ए के बाद अगर भिन्न स्वर आए, यहाँ पे ए है उसके बाद अगर कोई स्वर आता है तो इसका अय हो जाता है। मतलब पहले शब्द के लास्ट में अगर ए है, ए की मात्रा लगी या कुछ भी ऐसा है और उसके बाद कोई स्वर है तो क्या हो जाएगा, उसके बाद अय हो जाएगा, उसका लास्ट में ए का चेंज होकर अय हो जाएगा। यहाँ पर अय की बात करें तो यहाँ पे अय के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो आय हो जाएगा, आय लग जाएगा उसमें। अगर ओ के बाद लास्ट में ओ दिया हुआ है, ओ की मात्रा लगी है तो भिन्न स्वर आएगा तो उसका औ हो जाएगा। उसके बाद औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर हो जाएगा आएगा तो उसका आव हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं, जैसे ने प्लस अन, यहाँ पर ये वाला पहला वाला नियम फॉलो कर रहा है, ये ने प्लस अन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नयन। अय यहाँ पर लगा है नयन। चे प्लस अन होगा तो चयन हो जाएगा। इसी तरह से अगर अय की मात्रा लगी है, देखिए दूसरा वाला नियम, नय प्लस अक हो गया तो क्या हो गया, नायक, आय लग गया, नायक हो गया यहाँ पर। उसी तरह से पो प्लस अन हो गया तो पवन हो गया, आव लग गया यहाँ पर, तीसरा वाला नियम, पो प्लस अन क्या हो गया, पवन। उसी तरह से औ की मात्रा अगर लगी, पौ प्लस अक है तो क्या हो जाएगा, आव यहाँ पे लग जाएगा, पावक, पौ प्लस अक पावक। उसी तरह से अगला यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, श्रो प्लस अन क्या हो जाएगा, श्रवण। यहाँ पर ना लिखा है लेकिन श्रवण में ना तो लिखा नहीं जाएगा तो श्रवण हो जाएगा ये। नेक्स्ट बात करेंगे व्यंजन संधि की। स्वर संधि के सभी फॉर्मूले, सभी नियम यहीं पे हो गए हैं और इसका भी लास्ट में जो कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हैं अलग से भी, उसको भी देखना है, लेकिन उसको हम आपको PDF में ही सेंड कर दिया जाएगा जो ग्रुप में आपको दिया जाता है। व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन में स्वर या फिर व्यंजन का कोई मेल आता है तो उससे जो विकार उत्पन्न होगा उसको व्यंजन संधि कहा जाएगा। मतलब अभी तक जो हम देख रहे थे, कोई शब्द के लास्ट में छोटा बड़ा छोटी बड़ी ऊ मतलब स्वर आ रहे थे, अब की जो हम देखेंगे उसके लास्ट में जो है व्यंजन शब्द कोई आएगा। जैसे दिक, दिक क्या है, इसके लास्ट में क्या लग गया, इसके लास्ट में व्यंजन लग गया, का क्या है, व्यंजन है। अगर यही पूरा का लिखा रहता, जैसे दिक लिखा रहता पूरा का को क्या समझा जाता है, तो का आधा का प्लस आ समझा जाता है। अब जो यहाँ पर शब्द आएंगे उसमें जो है लास्ट में आधा ही लगा रहेगा और आधा क्या लगा रहेगा, व्यंजन लगा रहेगा, तो इसको कहेंगे व्यंजन संधि। इसका नियम देख लीजिए, सभी के एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला नियम है यहाँ पर का चा टा त प, जो मतलब कोई भी वर्ग है उसका पहला वर्ण यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमने वर्णमाला में देखा था। इसके बाद अगर कोई वर्ग का तीसरा चौथा या फिर या रा ला वा इनमें से कुछ आए या फिर इसके बाद कोई स्वर आ जाए तो अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। यहाँ पर सभी वर्ग लिखे हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, और ये पहला यहाँ पर वर्ण है, पहला किसी वर्ग का ये पहला वर्ण है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये फिर पांचवा। अब इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे पहला यहाँ पर है दिक प्लस गज, यहाँ पर व्यंजन लगा है, देखिए आधा का लगा, इधर गज हो गया, तो मतलब यहाँ पर का चा टा पा ये वाला नियम फॉलो कर रहा है। इसके बाद क्या आया है, तीसरा वर्ण आया है, गा जो है ये कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण है, का वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो इसके बाद क्या हो जाता है, हमने देखा था अगर का चा टा पा के बाद जो है तीसरा या फिर चौथा या फिर कोई भी वर्ण आए, इस तरह का तीसरा या चौथा कोई वर्ण आए वर्ग में से, तो क्या हो जाता है, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। तो यहाँ का क्या हो गया, गा हो गया, देखिए ये तीसरा वर्ण है गा, ये हो गया दिक प्लस गज, दिग्गज। इसी तरह से खट प्लस दर्शन क्या हो गया, टा है, यहाँ पर टा हटेगा तो क्या लगेगा, यहाँ पर ये व्यंजन संधि हो गई, टा लगाया, आधा टा लगाया, और टा वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, डा है, तो टा वर्ग का तीसरा वर्ण क्या लग गया यहाँ पर, डा, तो खट दर्शन हो गया ये। इसी तरह से वाक प्लस जाल, यहाँ पर आधा का लगा है, ये व्यंजन संधि है, और इधर क्या लगा है, जा लगा है। जा क्या है, तो जा जो है यहाँ पर तीसरा वर्ण है। अभी हमने देखा था जो नियम में का टा चार पा की इसके बाद जो तीसरा या फिर चौथा वर्ण आएगा तो अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। तो यहाँ पर वाक प्लस जाल क्या बन गया, वाक जाल, गा क्या है, ये गा है तीसरा वर्ण।
इसको मतलब 1-2 बार आपको पढ़ना पड़ेगा और ये जो नियम है ये सब 1-2 बार और देखने पड़ेंगे, तभी चीज़ें क्लियर होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे अगला जो नियम है, इसमें का टा चापा जो ये पहले मतलब पूरे वर्ग का जो पहला होता है का चा टा ता प, तो इसमें जो है इसके बाद अगर ना या फिर मा आएगा तो अपने ही वर्ण का जो है अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण में ये बदल जाएंगे। पंचम वर्ण कौन कौन से हैं? तो पंचम वर्ण यहाँ पे देख लीजिए, अंगा है, यहाँ पर इया है, अंगा है, इया है, ड़ा है, ना है, मा है, ये क्या है? पांचवें वर्ण है, पांचवें वर्ग के पांचवें वर्ण है मतलब। तो इसमें देखना है जैसे वाक प्लस मैं, यहाँ पे वाक में जो है क्या हो गया? वांग्मय हो गया, अंगा लग गया। अंगा कौन सा है? तो हर वर्ग का पांचवा मतलब का वर्ग का ये कौन सा वर्ण है? पांचवा वर्ण है अंगा। इसी तरह से खट प्लस मार्ग, तो टा वर्ग का जो लास्ट वाला वर्ण होगा, जैसे पांचवा जो वर्ण होगा वो कौन सा होगा? ड़ा होगा, तो खट मार्ग हो गया, ये खड़ मार्ग हो गया। उत प्लस नति, यहाँ पे देखिए ता के बाद क्या आया है? ता के बाद ना आया, ना या फिर माँ आना चाहिए, तो उत प्लस नति क्या हो जाएगा? उन्नति हो जाएगा। अपने ही वर्ग जो ता वर्ग का जो लास्ट वाला होता है ता था दा धा ना जो है ये पांचवा वर्ण है अपने वर्ग का, मतलब ता वर्ग का पांचवा वर्ण है ना, तो इस तरह से उत प्लस नति उन्नति हो गया। अगला है यहाँ पर माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए। स्पर्श व्यंजन का से माँ तक का कोई भी वर्ण होता है उसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो आए तो क्या हो जाएगा? तो माँ का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ग हो जाता है, मतलब अनुस्वार में चेंज हो जाएगा। अगर माँ के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आता है, यहाँ पर अगर पहले माँ आया उसके बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आया, जैसे का खा गा गा अंगा चो, का खा गा गा, या फिर का से लेकर माँ तक कोई भी वर्ण आए तो उसमें यहाँ पे अनुस्वार लग जाएगा। ये अनुस्वार लग गया। अहम प्लस कार क्या हो गया? अहंकार। किम प्लस चित क्या हो गया? किंचित हो गया। तो ये क्या है? ये सभी व्यंजन संधि हम देख रहे हैं। व्यंजन संधि सीधे सीधी यहीं से पहचानी जा सकती है। यहाँ पर आधा लगा रहेगा, आधा कोई व्यंजन होगा। नेक्स्ट बात करेंगे नियम 4 में क्या चीज़ है? तो नियम 4 में सभी जगह नियम सभी नहीं देखने हैं, नियम सभी फॉलो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कुछ ही नियम फॉलो होते हैं, कुछ जो है याद ही नहीं रह जाते, तो उसको आपको एग्जाम्पल से ही देखना पड़ेगा। ता प्लस दा के बाद ला रहे तो ला में बदल जाता है। देखिए ता प्लस ता के बाद, ता या फिर दा के बाद अगर ला आ जाए, जैसे उत प्लस लास, तो क्या हो जाएगा? उल्लास। यहाँ पर ता और ला है और क्या बदल के हो गया? ला ही रह गया। महान प्लस लाभ क्या हो जाएगा? महान लास। यहाँ पे ना के बाद अगर ला आए तो अनुनासिक में चेंज हो जाता है। ना के बाद अगर ला आएगा, यहाँ पर ता और ना का ही सिर्फ नियम है। ता के बाद ला आया तो ला रहेगा, ना के बाद ला आया तो अनुनासिक के साथ ला हो जाएगा, महान लास हो जाएगा ये। अगला बात करेंगे यहाँ पर सा प्लस सा, ये इसमें कोई यहाँ पे नियम याद नहीं हो पाएगा। रामस प्लस शेते क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर आधा सा लगा है, ये वाला आधा सा है, तो इसका जो है आधा हो जाएगा, रामस शेते हो जाएगा, ये वाले का आधा हो जाएगा। फिर महत प्लस छत्र है, तो यहाँ पे छा का क्या होगा? आधा चा हो जाएगा। अगर ता और छा है तो आधा चा यहाँ पर आ जाएगा, महत छत हो जाएगा ये। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे सत प्लस चित, सच्चित हो जाएगा ये। उत प्लस हत उद्धत हो जाएगा, उत प्लस हत उद्धत हो जाएगा। ये सभी कौन सी संधियाँ चल रही हैं अभी? तो ये सब व्यंजन संधि ही चल रही है। उत प्लस हार क्या हो जाएगा? उद्धार। ये सीधे सीधे याद रखना है ये चीज़ें, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। परि प्लस छेद क्या हो जाएगा? परिच्छेद। परि प्लस छेद आधा चा यहाँ पर लग जाएगा, परिच्छेद हो जाएगा। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल, यहाँ पे थोड़ा सा नियम है परिच्छेद वाला। हरस स्वर के बाद अगर छा आता है, हरस स्वर कौन सा है? ये वाला जो है हरस स्वर है, इसके बाद अगर छा आएगा तो क्या हो जाता है? आधा चा जुड़ जाता है। तो हमने अभी देखा जो स्वर संधि थी वो हो गई, और यहाँ पर व्यंजन संधि भी हो गई। अब विसर्ग संधि में आते हैं, तो इस संधि में हर जगह यहाँ पर विसर्ग लगा रहेगा। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का कोई मेल होता है, उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें नियम देख लेते हैं। यदि विसर्ग के बाद चा छा हो तो विसर्ग का शा विसर्ग का शा हो जाता है, और टा ठा हो तो शा हो जाता है, और ता था हो तो सा हो जाता है। यहाँ पे मतलब हर जगह जो है सा आएगा, या फिर ये वाला सा आ जाएगा, या फिर ये वाला सा आ जाएगा। चा छा रहेगा तो ये वाला सा आएगा, टा ठा रहेगा तो ये वाला सा आएगा, ता था रहेगा तो ये वाला सा आएगा। जैसे निह प्लस चय, चा यहाँ पे आया तो ये गोली वाला सा हो जाएगा, निश्चय। धनु प्लस टंकार, यहाँ पर जो क्या हो गया है, यहाँ पर टा और ठा आया तो इसमें ये वाला सा हो जाएगा, पेट चिरवा वाला सा, तो धनुष टंकार हो जाएगा। निह प्लस तार, यहाँ पर ता आया है, ता था वाला, तो ये जो है ये शा हो जाएगा, निस्तार हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल से बस सीधे सीधे लिखना है। निह प्लस श निश्चय होता है, धनु प्लस टंकार धनुष टंकार होता है, निह प्लस तार निस्तार होता है। इसको आप हिंदी पता होगा तो समझ जाएंगे कि इसी तरह इसको निस्तार को इसी तरह लिखा जा सकता है और कोई सा इसमें नहीं लगेगा। नेक्स्ट बात करेंगे नियम 2 की।
तो विसर्ग के बाद अगर का खा पा फ आए तो शा हो जाता है, ये वाला सा लग जाएगा। जैसे नी प्लस कपट तो निष्कपट, इसको सीधे सीधे भी समझा जा सकता है कि ये विसर्ग संधि, यहाँ पर विसर्ग लगा है और निकपट क्या हो जाएगा, निष्कपट हो जाएगा। नी प्लस फल क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। नी प्लस पाप क्या हो जाएगा, निष्पाप हो जाएगा। अगला है यहाँ पर नियम 3, विसर्ग के पहले की बात की जा रही है। यहाँ पर विसर्ग के पहले अगर छोटा और बाद में का ख पा फ आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। जैसे विसर्ग के पहले यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या आया, छोटा आया। ता क्या होता है, ता इक्वल टू क्या होता है, आधा ता प्लस छोटा आ। तो इसी तरह से यहाँ पर प्रातः प्लस काल क्या हो जाएगा, विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा, प्रातः काल हो जाएगा। पया प्लस पान, पया पान हो जाएगा। ये सभी विसर्ग संधियाँ ही हैं। आगे बात करेंगे, अगला जो नियम है, विसर्ग के पहले छोटी या फिर छोटा ऊ आता है तो रा आई और बाद में रा आए तो क्या हो जाता है, तो बड़ी या फिर बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे नी प्लस रौ, यहाँ पर विसर्ग के पहले छोटी की मात्रा आई और बाद में क्या आया, रा आया। बाद में अगर रा आता है तो क्या हो जाता है, बड़ी की मात्रा लग जाती है, नीरो हो जाता है। इसी तरह नी प्लस रोग, नी रोग हो जाता है, बड़ी की मात्रा लग जाएगी। ये कौन सी संधियाँ हैं, विसर्ग संधियाँ हैं। आगे बात करेंगे नियम 5 की, यदि विसर्ग के पहले छोटा या बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए, विसर्ग के पहले कोई दूसरा स्वर आ रहा है, छोटा आ बड़ा के अलावा को आ रहा है, जैसे छोटी ई आ जा रहा है, छोटा ऊ आ जा रहा है, और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, विसर्ग के बाद कोई स्वर आ रहा है, अगला जो शब्द है, या किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या फिर पंचम वर्ण हो, या फिर या रा लावा कुछ भी हो, तो उसके विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा। जैसे नी प्लस उपाय, एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं, नी प्लस उपाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे रा होना है तो निरूपाय हो जाएगा। यहाँ पर विसर्ग के पहले छोटी की मात्रा आ रही है, छोटा या बड़ा नहीं आ रहा है, यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं आना चाहिए। निहि प्लस उपाय ये क्या हो जाएगा, निरूपाय। दुह प्लस गंध दुर्गंध हो जाएगा। निहि प्लस गुण क्या हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा। नी प्लस धन क्या हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। ये शब्द आपको सीधे सीधे एग्जाम में मिल सकते हैं, क्योंकि ये शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के शब्द पूछे जाते हैं। तो ये सब जो है आपको संधि विच्छेद को पूछा जा सकता है। निर्गुण को कैसे संधि विच्छेद किया जाएगा, तो निह प्लस गुण किया जाएगा। निर्धन को निह प्लस धन किया जाएगा। सभी एग्जाम्पल एकदम छाट के लिए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे नियम 6 की, तो विसर्ग के पहले अगर छोटा और बाद में किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आए, या फिर या रा ला वा हा आए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिए। मनः प्लस हर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ओ हो जाना है तो मनोहर हो जाना है। यहाँ पर विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। यहाँ विसर्ग के पहले छोटा आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है, या रा ला वा हा, या फिर किसी वर्ग का चतुर्थ या फिर पंचम वर्ण। तो मनः प्लस हर मनोहर, तो यहाँ पे ओ होना है। वया प्लस वृद्ध वयोवृद्ध। सराह प्लस वर सरोवर। यशोदा का देखिए संधि विच्छेद पूछा जा सकता है। यशाह प्लस दा होता है यशोदा का संधि विच्छेद। पुराह प्लस हित क्या होता है, तो पुराह प्लस हित पुरोहित होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पुराह प्लस हित पुरोहित। मनाह प्लस योग मनोयोग होता है। मनाह प्लस रथ क्या होता है, तो मनोरथ होता है। मनोरथ का क्या होगा संधि विच्छेद, मनाह प्लस रथ। और एक चीज़ यहाँ पर और देख लीजिए, ये भी विसर्ग संधि है। अतः प्लस एव, इसमें कोई ज़्यादा नियम फॉलो नहीं होता, लेकिन अतः प्लस योग ये शब्द ही अलग से बहुत पूछा जाता है। अतः प्लस योग क्या हो जाएगा, अतएव हो जाएगा, अतएव हो जाएगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए, यूजफुल लगाओ तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले कुछ आधुनिक भाषाएं और किस अभ्रंश से ये बनी है, तो इनसे कई क्वेश्चन मैचिंग में भी पूछे जाते हैं और वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, इन सभी का निर्माण किससे हुआ है, किस अभ्रंश से बनी है ये, तो ये सौर सेनी भाषा से बनी है। सौर सेनी के अभ्रंश से ये बनी है। फिर आती है लहंदा और पंजाबी, ये किससे बनी है, तो ये पैशाची से बनी है। पैशाची भाषा से बनी है। सिंधी जो है ये ब्राचड़ से बनी है। मराठी महाराष्ट्री से बनी है। बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया, ये सभी किससे बनी है, तो ये सभी मगधी से बनी है, मगधी भाषा से बनी है। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन थे, तो इसके लेखक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसको हिंदी का पहला ग्रंथ कहा जाता है, हिंदी साहित्य के इतिहास को। इसके अलावा अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग विचारकों ने जितना भी हिंदी साहित्य है उसको 4 भागों में विभाजित किया है। ये 4 भाग कौन कौन से, यही हमें पढ़ना है। और इसके अंतर्गत जितने भी लेखक आएंगे उनकी रचनाएं क्या क्या थीं, वो सभी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आदिकाल के बारे में देखेंगे। तो आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा गया है। ये लगभग 1000 से 1400 ईस्वी तक का ये समय है। अलग अलग विचारक ये सन जो है इसको अलग अलग लिख सकते हैं, अलग बुक में आपको अलग भी मिल सकता है, लेकिन मोटा मोटा लेके चलें तो 1000 से 1400 ईस्वी। फिर अगला जो काल आता है वो आता है पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है। ये 1400 से 1650 के लगभग था। इसके बाद आता है उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल भी कहते हैं। ये 1650 से 1850 तक था।
नेक्स्ट है यहाँ पर आधुनिक काल। आधुनिक काल जो है 1843 से 1900 तक के मतलब ये टाइम पीरियड है आधुनिक काल का। अब इसमें कई ऐसे आपको लेखक मिलेंगे, कई ऐसे कवि मिलेंगे जो दो काल में रहेंगे, मतलब पहले काल में भी रहेंगे, दूसरे काल में भी रहेंगे। तो ऐसे कई लेखक हैं, वो भी हम देखेंगे आगे। अभी जो आधुनिक काल है इसको और सारे युग में डिवाइड किया गया है, जैसे भारतेंद्र युग हो गया, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता, मतलब वर्तमान वाला टाइम पीरियड। तो इतने युग में डिवाइड किया गया है। जैसे किसी युग में कोई एक महान लेखक पैदा हो गया तो उसको उसी युग का नाम दे दिया जाता है। जैसे भारतेंद्र युग हो गया, द्विवेदी का महावीर प्रसाद द्विवेदी जब आएंगे तब उनका ये युग हो जाएगा। तो ऐसे ये युगों का नाम दिया गया है। अब आदिकाल के प्रमुख कवि और रचना देख लेते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले चंद्र बरदाई, इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। नरपति नाल की है विसल देव रासो। जगनिक की है परमाल रासो औलाखंड। सारंगधर की हमीर रासो। दलपति विजय की खुमान रासो। धोई की पवन दूत। ये प्रमुख रचनाएं हैं और इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल की। अब भक्ति काल को दो शाखा में डिवाइड किया गया है। एक सगुण धारा जिसमें ईश्वर के साकार रूप की पूजा की जाती थी, फिर दूसरी है निर्गुण धारा जिसमें ईश्वर के निराकार रूप की पूजा की जाती थी, मतलब मूर्ति पूजा नहीं, वैसे मतलब अंदर से पूजा की जाती थी, निराकार रूप की। अब सगुण धारा जो है इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक राम भक्ति शाखा, एक कृष्ण भक्ति शाखा। और निर्गुण धारा को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक ज्ञान मार्गी धारा, दूसरी प्रेम मार्गी धारा। अब चारों को यहाँ पर अच्छे से देख लेना है, इन चारों को। तो सबसे पहले राम भक्ति शाखा के कवि और लेखक कौन थे और उनकी रचनाएं क्या थी। तो तुलसीदास जो है राम भक्ति शाखा के सबसे प्रमुख कवि हैं और इनके बारे में इनकी कई सारी रचनाएं और सब हमें लगभग पता होनी चाहिए। पहले तो सबसे मेन रामचरितमानस, फिर कवितावली, दोहावली, गीतावली, वरवय रामायण, कृष्ण गीतावली, रामलला नाचू, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका। इतनी रचनाएं जरूर याद होनी चाहिए तुलसीदास जी की, यही प्रमुख रचनाएं हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अग्रदास की बात करें तो अग्रदास का है अष्टयाम, नाभादास का है भक्तमाल, केशवदास की रचनाएं हैं रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला, नखशिख। अभी जो इनकी प्रमुख रचनाएं या फिर कोई भी लेखक की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें से कुछ रचना ऐसी हो सकती है जो राम भक्ति शाखा से संबंधित हो, कोई ऐसी रचना हो सकती है जो निर्गुण धारा से संबंधित हो, लेकिन हमें पढ़ना सिर्फ इस तरह है कि केशवदास की सभी एक जगह पे हमने देख ली है, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला और नखशिख। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर कृष्ण भक्ति शाखा के कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। तो सूरदास जो है कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है, इनकी रचना है सूरदास, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, सूर पचीसी, ये सभी सूरदास की रचना है। नल दमयंती नाम से एक और रचना है, यहाँ पे सिर्फ इतना देख लेंगे। मीराबाई जी की है पदावली और नरसी का मायरा अलग से इन्होंने लिखा था, नरसी का मायरा। रसखान की रचना है प्रेम वाटिका जो काफ़ी फेमस है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान की। और ये सभी किसके कवि हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के ये कवि हैं। इसके अलावा भक्ति काल में ही एक प्रमुख बात कि अष्टछाप के कवि इसी में पाए जाते थे। अष्टछाप के कवि में 8 कवि आते हैं, कौन कौन से? तो कुंभन दास आते हैं, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास। ये 8 जो कवि हैं ये अष्टछाप के कवि कहे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे ज्ञान मार्गी शाखा के कवि। अभी जो हमने देखा था ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कौन है? तो कबीरदास हैं। कबीरदास की बीजक रचना है और बीजक किसका संग्रह है? तो साखी सबद रमैनी का। चाहे साखी सबद रमैनी कहा जाए या बीजक कहा जाए, दोनों जो है कबीरदास की रचनाएं हैं और ये जो है बीजक तीनों का संग्रह है। रैदास जो है इनके जो भी इन्होंने लिखा था वो सभी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। रैदास की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु नानक भी ज्ञान मार्गी शाखा से संबंधित थे। इनकी कई सारी रचनाएं लेकिन एग्जाम में ज़्यादा पूछी नहीं जाती हैं। जप्पू जी साहिब, वर मल्हार, ये सभी इनकी जो है रचनाएं हैं। आगे प्रेम मार्गी शाखा जो थी इसकी प्रमुख रचना, तो सबसे पहले प्रेम मार्गी के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी। इनकी जो रचना है पद्मावत, ये सबसे ज़्यादा फेमस है प्रेम मार्गी के लिए। इसके अलावा इनकी है आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा, कहरनामा, ये सभी जो है मलिक मोहम्मद जैसी की हैं। मंझन कवि जो थे इनकी रचना है मधुमालती, ये भी जो है प्रेम मार्ग से संबंधित है। फिर मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, ये भी प्रेम मार्गी हैं। नसीर जो है इनका प्रेम दर्पण है। शेख रहीम जो है इनका प्रेम रस है, इनकी रचनाएं हैं। ये प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम मार्गी वाले कवि की। नेक्स्ट यहाँ पे रीतिकाल की बात करेंगे। तो रीतिकाल की विशेषता क्या थी? प्रकृति का उद्दीपन इसमें अच्छे से दिखाया गया था। इसके अलावा ब्रज अवधि का यहाँ पर प्रयोग किया गया था। वीर और श्रृंगार रस की यहाँ पर प्रधानता थी। और रीतिकाल के जो कवि थे उनको 3 शाखाओं में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध।
अब तीनों को हमें अलग अलग नहीं पढ़ना है, जिस लेवल का हमारे एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ उसी लेवल का पढ़ना है। इसके अलावा इसमें नीति और भक्ति की चर्चा भी की गई थी। इसमें जो प्रमुख लेखक और कवि उनकी रचनाएं हैं, जैसे केशव दास की रचनाएं कवि प्रिया और रामचंद्रिका, इनकी ये 2 रचनाएं जो हैं रीतिकाल से संबंधित हैं। इसमें जो इसकी विशेषता है, ये वाली विशेषता है केशव दास की इन दोनों रचनाओं की। आगे चिंतामणि की बात करें तो चिंतामणि जो है इनकी रचना है रस विलास, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु, काव्य विवेक। इसके अलावा मतीराम की रचना है रसराज, वृत्त कौमुदी, ललित कलाम। ललित कलाम कई बार पूछी जा चुकी है। पद्माकर की रचना है पद्माभरण। बिहारी जी की रचना है, ये रीतिकाल के सबसे प्रमुख कवि हैं बिहारी जी, और इनकी रचना है बिहार सतसई। नेक्स्ट है यहाँ पर भूषण जी की रचनाएं क्या है, तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये सभी भूषण कवि की रचनाएं हैं। माखन कवि की रचनाएं छंद विलास। नेक्स्ट बात करेंगे आधुनिक काल। अब आधुनिक काल को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला है इसमें भारतेंदु युग। इसकी विशेषता क्या थी कि राष्ट्रीयता की भावना थी, सामाजिक चेतना की बात की गई थी, हास्य व्यंग्य भी इसमें लिखे गए थे, अंग्रेजी भाषा का विरोध किया गया था, मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य का इसमें प्रयोग किया गया था भारतेंदु युग में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे इसकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है भारतेंदु युग की, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, ये प्रसिद्ध हैं। प्रताप नारायण मिश्र की है प्रेम पुष्पावली, जगमोहन सिंह की है देवयानी, राधाचरण गोस्वामी की है नवभक्त माल, अंबिका दत्त व्यास की है भारत धर्म। जितनी रचनाएं लिखी हैं सिर्फ इतनी आपको याद कर लेनी है, इसी में से क्वेश्चन मिल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, जो कि सरस्वती पत्रिका के संपादक भी थे। और द्विवेदी युग में जो भी रचनाएं लिखी गई उनकी विशेषता थी देशभक्ति, अंधविश्वास का विरोध, रूढ़ियों का विरोध, वर्णन प्रधान कविताएं, मानव प्रेम, प्रकृति चित्रण, ये सभी द्विवेदी युग की विशेषता है। एक चीज और याद रखिए कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो अभी हम आगे देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। द्विवेदी युग जो कवि और उनकी रचनाएं हैं, जैसे मैथिली शरण गुप्त की रचना है पंचवटी, जयद्रथ वध, साकेत, नहुष, यशोधरा, पंचवटी, हिडिंबा, ये सभी मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं और ये द्विवेदी युग से संबंधित हैं। राम नरेश त्रिपाठी की स्वप्न पथिक मिलन, माखनलाल चतुर्वेदी की है समर्पण युग चरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है काव्य मंजूषा, सुमन, कानिकुब्ज, ये सभी महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है प्रिय प्रवास, रस कलश, वैदेही वनवास, पद्य प्रसून। आगे बात करेंगे छायावाद की विशेषता क्या थी, तो व्यक्तिवाद की प्रधानता थी इसमें, श्रृंगार भावना की प्रधानता थी, प्रकृति का मानवीकरण इसमें किया गया था, अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम इसमें झलकाया गया था। इसमें प्रकृति का मानवीकरण सबसे ज़्यादा विशिष्ट इसकी विशेषता है छायावाद की, मतलब प्रकृति को इस तरह से देखा गया था इसमें जो भी रचनाएं वगैरह कविता वगैरह लिखी थी कि वो एक इंसान है। नारी के प्रति नवीन भावना इसमें उजागर हुई थी छायावाद में। छायावाद के प्रतिनिधि किसको कहा जाता है, तो जयशंकर प्रसाद को। इसके अलावा ये क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है कि छायावाद त्रयी किसको कहते हैं, तो ये 3 लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रसाद पंत निराला को छायावाद त्रयी कहा गया है। छायावादी रचनाएं और उसके लेखक, ये 4 ही लेखक हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है और इन्हीं में से कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, यामा, ये सभी जो हैं कई बार पूछी जा चुकी हैं और आगे भी पूछी जा सकती हैं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी की रचनाएं हैं परिमल, अणिमा, कुकुरमुत्ता, अनामिका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं आंसू, लहर, कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं पल्लव, ग्रंथि, चिदंबरा, लोकायतन। आगे बात करेंगे प्रगतिवाद के लेखकों की विशेषता क्या थी कि शोषकों के प्रति विद्रोह की भावना इसमें उजागर की गई थी, शोषितों के प्रति सहानुभूति, जिसका शोषण किया जा रहा है उसके लिए सहानुभूति दर्शाई गई थी। आर्थिक और सामाजिक समानता पर बल दिया गया था। नारी शोषण के विरुद्ध जो मुक्ति का स्वर यहाँ पर उठाया गया था, नारी शोषण के विरुद्ध। ईश्वर के प्रति अनास्था दिखाई गई थी। इसके अलावा प्रतीकों का इसमें प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इसके जो प्रमुख कवि और उनकी जो रचनाएं थी, जैसे नागार्जुन की रचना थी युगधारा, केदारनाथ अग्रवाल की थी युग की गंगा, त्रिलोचन की थी धरती, गांगे राघव की थी पांचाली, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है कुकुरमुत्ता, वो प्रगतिवाद से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रयोगवाद की। इसकी विशेषता क्या थी, तो प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण किया गया था, निराशावाद की प्रधानता थी, अहम की भावना इसमें दर्शाई गई थी, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह था, व्यंग की प्रधानता इसमें थी। इसके अलावा प्रमुख कवि कौन है, तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगेन, ये प्रयोगवादी हैं और ये जो है इनकी रचनाएं प्रमुख हरी घास पर क्षणभर। धर्मवीर भारती की अंधा युग, ठंडा लोहा, ये धर्मवीर भारती की है। गिरजा कुमार माथुर की है धूप के धान, नाश और निर्माण। भारत भूषण अग्रवाल की ओ अप्रस्तुत मन, नरेश मेहता की बन बांकी। तो ये प्रयोगवादी कुछ प्रमुख लेखक हैं
इसके अलावा नवीन कविता जो लिखी गई उनकी विशेषता क्या है, तो लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, प्रयोगों की नवीनता, अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। जैसे अगर आपको स्टेटमेंट में आ जाए ये सभी चीज़ें तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा किस युग की कौन सी प्रधानता थी। बिंब की बात की गई है, व्यंग की इसमें भी प्रधानता है। प्रमुख यहाँ पर लेखक और रचना कौन कौन सी है, तो भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचना है सन्नाटा और गीत फरोश। कुंवर नारायण की है चक्रव्यूह आमने सामने। जगदीश गुप्त की है नाव के पांव बोधि वृक्ष। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दुष्यंत कुमार है। दुष्यंत कुमार नई कविता से संबंधित है और इनकी रचना है सूर्य का स्वागत, साय में धूप। श्रीकांत वर्मा की है माया दर्पण और मगध। तो ये इतनी चीज़ें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतने में ही आपको लगभग क्वेश्चन मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समास क्या होता है, तो दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर बना होता है समास। यहाँ पर इसी चैप्टर के माध्यम से सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको बस ध्यान से सुनना है। ज़्यादा इसमें हिंदी में बहुत सारी चीज़ें घुमा फिरा के अगर पढ़ा जाए तो दिक्कत हो जाती है। स्मार्टली एक बार पढ़ लीजिए और बहुत सारी चीज़ें इसी से क्लियर हो जाएंगी, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। समास की बात करें तो दो या दो से अधिक शब्दों से ही मिलकर बना होता है और दोनों शब्द सार्थक होते हैं, उसका कोई अर्थ होता है। और समास के भेद की बात करें तो 6 भेद होते हैं समास के मुख्यतः जो हिंदी में पढ़े जाते हैं। तो अव्ययी भाव समास है पहला, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, फिर चौथा नंबर है द्विगु समास, द्वंद्व समास, उसके बाद बहुब्रीहि समास। ये 6 समास होते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि किसमें कौन सा पद प्रधान होता है। तो पूर्व पद मतलब पहला पद, 2 शब्द से मिलकर बना होता है, उसमें से एक आधा होता है, एक आधा, तो ये पहला पद हो गया, इसको पूर्व पद कहते हैं। जो बाद वाला पद होता है इसको उत्तर पद कहते हैं। तो पूर्व पद किसमें प्रधान होगा, तो अव्ययी भाव जो समास होता है उसमें पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता है। और उत्तर पद कहाँ कहाँ पे प्रधान होगा, तो ये 3 समास जो है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास में उत्तर पद यानी दूसरा वाला पद प्रधान होता है। मतलब पूरे शब्द में ज़्यादा जो वरीयता दी जाती है, जो उसकी प्रायोरिटी में रखा जाए, मतलब जिसके हिसाब से पूरा अर्थ निकलता है, वो सेकंड वाला वर्ड रहता है इसमें। और दोनों पद किस में प्रधान रहते हैं, जिसमें जितनी महत्ता इसकी रहेगी उतनी ही महत्ता सेकंड वाले की भी रहेगी। तो ये द्वंद्व समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अब कौन सा ऐसा होता है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों अप्रधान होते हैं, तो वो बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद जो होते हैं कोई भी उसमें प्रधान नहीं होता और पूरे शब्द का जो है कोई अलग ही अर्थ निकल रहा होता है। जो शब्द लिखा रहता है उसके अलावा कोई तीसरा अर्थ निकल रहा होता है। तो यहाँ पे सभी डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास क्या होता है, तो इसमें पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है। अव्यय में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो अनु आता है, आ आता है, प्रति, यथा, हर, भर, वे, ये सभी अगर शब्द के पहले लग गए हैं तो मतलब वो अव्ययी भाव समास है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यही शब्द रहेंगे, इन्हीं में से कोई शब्द रहेगा तो समझ लीजिएगा कि अव्ययी भाव समास है। और इसमें पहला पद इसी अनु की वजह से पूरा शब्द चेंज हो जाता है। जैसे ये उदाहरण के लिए देखिए, अनुरूप, रूप का अपना अलग अर्थ है, अनुरूप लगा दिया मतलब किसी चीज़ के हिसाब से पूरा इसका अर्थ बदल गया। तो अनु यहाँ पर क्या हो गया, अव्यय हो गया। अब ये अव्ययी भाव समास हो गया। इसी तरह प्रतिदिन है, यहाँ पर प्रति लग गया, यहाँ पर बे लग गया, बेशक। इसी तरह यथाशक्ति लग गया। आगमन, यहाँ पर गमन में आगमन लग गया तो ये इसका अर्थ ही बदल गया। आगमन मतलब होता है आना, गमन मतलब होता है जाना। प्रत्येक में प्रति लग गया, यहाँ पर प्रति प्लस एक होता है प्रत्येक। आजन में आ लग गया, आमरण में आ लग गया, दिनों दिन, इस तरह का कोई शब्द आएगा तो वो अव्ययी भाव समास होगा। दिनों दिन जो है इस तरह से लिखा जाता है और इसमें दिनों दिन में ये दिनों जो हो गया ये अव्ययी भाव को प्रकट करने का काम करता है। कोई और समास नहीं होगा इसमें। कुछ ऐसे समास होते हैं जो एक के अलावा बाकी समास भी हो सकते हैं। जैसे अभी हम पीताम्बर देखेंगे, वो कर्मधारय समास भी होगा, बहुब्रीहि समास भी होगा। तो इस तरह कोई कोई शब्द जो होते हैं 2 समास में लाई करते हैं। अब ऑप्शन कौन सा सही माना गया है या फिर ऑप्शन किस हिसाब से दिया गया है वही क्वेश्चन सही, मतलब उस तरह से उसको टिक करना होगा। और कभी कभी आयोग जो एक ही जगह पे मतलब जब उसकी आंसर की आती है तो 2-2 ऑप्शन को सही माना जाता है। कई बार ऐसा हो चुका है, जैसे पीताम्बर में ही दोनों आंसर को सही माना गया था और ये आंसर की वगैरह चेंज होती रहती है आयोग के हिसाब से। तो समास में बस मेन चीज़ें याद रखिए, अनु लगा रहेगा, प्रति, बे, यथा, आ, ये सभी लगा रहेगा तो वो अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट बात करेंगे तत्पुरुष समास की। तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद नहीं दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। और ये जो होता है योजक चिन्ह का इसमें लोप हो जाता है। 2 चीज़ें यहाँ पर लिखी रहेंगी, 2 शब्दों से मिलकर समास बनता है तो इसमें बीच का जो चिन्ह रहेगा वो नहीं रहेगा। इसमें क्या क्या चीज़ का लोप होता है देखिए। तत्पुरुष समास को विभक्ति के हिसाब से डिवाइड किया गया है, मतलब कई पार्ट में बांटा गया है। तो पहला है यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास, इसमें को का लोप होगा। यहाँ पर लोप होना है तो किस चीज़ का लोप होगा, कर्म में। कर्ता ने कर्म को, आपने ये विभक्ति पढ़ी होगी, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, तो यहाँ कर्म वाले तत्पुरुष में जो है को का लोप हो जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, गगनचुंबी,
गगनचुंबी जो है इसका अर्थ होता है गगन को चूमने वाला। अब यहाँ पे का खत्म हो गया और गगनचुंबी रह गया, तो इस तरह का जब आएगा जब समझ लीजिएगा तत्पुरुष समास है। अगर इसमें ऑप्शन कर्म तत्पुरुष समास लिखा है, इस तरह के ऑप्शन लिखे हैं तो कर्म तत्पुरुष समास होगा, और केवल तत्पुरुष समास लिखा है तो केवल तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट यहाँ पे यश प्राप्त मतलब यश को प्राप्त करने वाला, यहाँ पर भी का लोप हो गया। ट्रेन चालक मतलब ट्रेन को चलाने वाला, तो ये सभी कर्म तत्पुरुष हो गए। नेक्स्ट बात करेंगे करण तत्पुरुष क्या होते हैं, तो करण में से या फिर द्वारा का लोप होगा। करण में से का लोप हो जाता है, तो पहला इसका एग्जाम्पल है शोकग्रस्त। अब इसको क्या कहा जाएगा, शोक से ग्रस्त, यही बोला जाएगा अगर अलग किया जाएगा तो। रेखांकित की बात करें तो रेखा से अंकित, रेखा अगर कोई चीज़ लिखा गया उसके नीचे रेखा खींच दी गई तो मतलब रेखा से उसको अंकित किया गया है। करुणापूर्ण की बात करें तो करुणा से भरा हुआ मतलब करुणा से पूर्ण है, तो इसको करुणापूर्ण कहा जाएगा। यहाँ पर से का लोप हुआ है, ये भी करण जो है तत्पुरुष समास है। सूर रचित मतलब सूर के द्वारा, सूरदास जी के द्वारा रचित, तो यहाँ पे भी द्वारा का लोप हो गया है, तो ये करण तत्पुरुष होगा। नेक्स्ट बात करेंगे संप्रदान की, तो संप्रदान में क्या होता है, के लिए का लोप होता है। संप्रदान के लिए का लोप होगा इसमें। एग्जाम्पल इसका क्या है, तो प्रयोगशाला, पहला प्रयोग के लिए शाला होती है, तो यहाँ पर के लिए का लोप हो गया। या फिर यज्ञशाला, तो यज्ञ के लिए का लोप हो गया, यज्ञ के लिए जो शाला मतलब घर, यज्ञ के लिए जो चीज़ बनाई जाती है, यहाँ पर के लिए का लोप हो गया, तो हो गया यज्ञशाला संप्रदान तत्पुरुष। हथकड़ी मतलब हाथ के लिए घड़ी, तो हाथ के लिए कड़ी जो हो गया हथकड़ी, तो ये संप्रदान तत्पुरुष हो गए। यहाँ पर भी के लिए का लोप हुआ है, तो इस तरह से पहचान सकते हैं कहाँ पे कौन सा है। विभक्ति बस याद होनी चाहिए, कर्ता ने कर्म को इस तरह से संप्रदान के लिए। अब अगला आता है अपादान तत्पुरुष। यहाँ पर से अलग होने का भाव आएगा, मतलब कोई शब्द लिखा रहेगा उसमें आपको लगेगा कोई किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग हो गया है, तो वहाँ पे होगा अपादान तत्पुरुष। तो अपादान का एग्जाम्पल देख लीजिए, धनहीन मतलब धन से हीन, किसी इंसान के पास से धन खत्म हो गया मतलब धन चला गया, तो अलग हो गया धन, तो अलग होने का भाव आएगा, तो अपादान तत्पुरुष समास होगा। फिर पथभ्रष्ट मतलब पथ से भ्रष्ट हो गया इंसान, पथ पे जा रहा था अलग हो गया पथ से, तो ये हो गया पथभ्रष्ट। देश निकाला मतलब देश से बाहर निकालना, मतलब कोई व्यक्ति देश में रह रहा था उसको वहाँ से अलग कर दिया गया, तो अलग होने का भाव जहाँ आएगा वहाँ पे अपादान तत्पुरुष होगा। हमेशा ये अपादान संबंध तत्पुरुष इस तरह नहीं लिखा रहता है, कभी कभी केवल तत्पुरुष लिखा रहेगा, तो केवल तत्पुरुष समास होगा। अगला यहाँ पे अपादान तत्पुरुष का जो उदाहरण है पाप मुक्त, मतलब पाप से मुक्त, पाप से अलग हो गया कोई इंसान, तो मतलब अलग होने का भाव आया अपादान तत्पुरुष। संबंध में क्या होता है, किसी के साथ संबंध बताया जाता है। जैसे राष्ट्र गौरव की बात करें तो राष्ट्र गौरव मतलब राष्ट्र का गौरव, कोई व्यक्ति है उसका संबंध राष्ट्र है तभी वो राष्ट्र गौरव है। भारत रत्न का अर्थ हुआ भारत का रत्न, मतलब कोई व्यक्ति है जो भारत से संबंधित है। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, राजा का पुत्र है मतलब कोई संबंध है राजा और पुत्र के बीच में, तो यहाँ पर भी संबंध तत्पुरुष हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे अधिकरण तत्पुरुष। इसमें में और पर का लोप हो जाता है, में और पर का लोप हो जाता है। जैसे कार्य कुशल मतलब कार्य में कुशल है कोई व्यक्ति, तब यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष होगा। आप बीती मतलब खुद पर बीती, में और पर बीच में अगर आ गया तब वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष होगा। पर्वतारोहण मतलब पर्वत पर आरोहण, पर्वत पर चढ़ना, तो यहाँ पर भी अधिकरण हो गया, में और यहाँ पर का लोप हुआ है। वनवास मतलब वन में वास, यहाँ पर में का लोप हुआ है, तो यहाँ पर भी अधिकरण तत्पुरुष हो गया। अगला जो समास है, अभी तक हम जो देख रहे थे वो तत्पुरुष समास थे, अब यहाँ पे आता है कर्मधारय समास। अब सभी अगर समझ में आ जाएंगे तो तत्पुरुष वाला अलग ही दिखता है, तत्पुरुष वाले में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। बाकी अगर समझ में आ गए तो जो एक्स्ट्रा बचेगा ऑप्शन वही रहेगा तत्पुरुष। कर्मधारय समास की बात करें तो यहाँ पर प्रथम पद जो होता है विशेषण, विशेषण का क्या अर्थ होता है, किसी विशेष्य की विशेषता बताना। जैसे कोई व्यक्ति है वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो मतलब इंटेलिजेंट उसकी विशेषता हो गई और वो व्यक्ति जो है वो विशेष्य हो गया। अब यहाँ पे पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है, मतलब जो प्रशंसा की जा रही है वो वाला पार्ट पहला होता है। इसको उपमेय भी कहा जाता है, विशेषता बताने वाला पार्ट कहा जाता है। उत्तर पद मतलब बाद वाला पद जो होता है वो विशेष्य होता है, जहाँ पे जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो रहता है। इसको उपमान भी कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। एग्जाम्पल मतलब कमल नयन, एग्जाम्पल में कमल नयन कहा जा सकता है, मतलब जिसकी आंखें जो है कमल की तरह है। या फिर मृग नयनी कहा जाता है, तो जिसकी आंखें एकदम मृग की तरह हैं, तो अब यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, मतलब कर्मधारय हो गया। चंद्रमुख, किसी का मुख चंद्रमा की तरह है। पीताम्बर जो हो गया ये पीला है अंबर, जो मतलब अंबर की विशेषता बताई जा रही है। आकाश, अंबर मतलब आकाश होता है, तो आकाश की विशेषता बताई जा रही है कि पीला है अंबर। अभी ये बहुब्री में भी आएगा। पीताम्बर मतलब पीला है वस्त्र जिसका, अंबर मीन्स वस्त्र भी होता है, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण या विष्णु जी, तो वो अलग अर्थ हो जाएगा, तो उसमें भी आएगा ये पीताम्बर। तो दो ऑप्शन माने गए थे, ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, पीताम्बर में कौन सा समास है, तो वहाँ कर्मधारय और बहुब्री दो ऑप्शन सही माने गए थे।
नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर द्विगु समास की। तो द्विगु में एक संख्या जरूर होगी, तो इसमें संख्या वाचक विशेषण होता है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर सप्त सिंधु, दोपहर, यहाँ पर 2 लगा, यहाँ पर 7 लगा, यहाँ पर त्रिलोक लगा है, मतलब त्रि पहले आ गया, 9 लगा, यहाँ पर नवरात्र। तो यहाँ पर अगर संख्या की बात आ गई तो सीधे सीधे दिखता है कि द्विगु समास है। नेक्स्ट बात करेंगे द्वंद्व समास की। तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर बीच में और या फिर एवं जुड़ जाता है। जैसे देश विदेश, देश और विदेश, यहाँ पर बीच में एक चिन्ह आ जाएगा, योजक चिन्ह। और द्वंद्व समास में ये भी पद प्रधान है, ये भी पद प्रधान है, किसी की महत्ता कम नहीं है। जैसे माता पिता हो गए, ये भी प्रधान, ये भी प्रधान, अलग अलग दोनों की प्रधानता है। पाप पुण्य हो गया, इसमें बीच में अगर अलग किया जाएगा तो पाप और पुण्य होगा, आगे पीछे भी इसी तरह से है। तो ये सभी द्वंद्व समास हो गए। द्वंद्व मतलब दो। नेक्स्ट बात करेंगे बहुब्रीहि समास की, जो लास्ट वाला है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलाकर कोई एक अलग अर्थ बन जाता है। जैसे लंबोदर मतलब लंबा है उदर जितना, उदर मतलब पेट होता है, तो लंबा है उदर जिसका, यानी श्री गणेश भगवान जी। दशानन मतलब रावण, तो दशानन का अर्थ क्या होगा वैसे देखा जाए तो 10 सिर वाला, अर्थात रावण, कोई एक अलग अर्थ हो गया। पीताम्बर की बात करें तो ये कर्मधारय भी है। इसके अलावा पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण या फिर विष्णु जी। तो इतने समास हमें पढ़ने थे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अलंकार को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। पहला जो प्रकार है इसका शब्दालंकार उसको कहते हैं। ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही चीज़ें मैंने यहाँ पे करी हैं। शब्दालंकार एक होता है, एक होता है अर्थालंकार। अब शब्दालंकार में इस तरह के कौन कौन से यहाँ पे अलंकार आएंगे, तो अनुप्रास अलंकार आएगा, यमक आएगा और श्लेष आएगा। अब क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें पूछ लिया जाता है, कोई एक स्टेटमेंट होगा कि शब्द निम्न में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है, तो उसमें से एक आध ऑप्शन इसका दे दिया जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अर्थालंकार में उपमा अलंकार आता है, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट अलंकार होते हैं यही होते हैं। बाकी इनको बहुत सारे अलंकारों में डिवाइड किया गया, जैसे भ्रांतिमान अलंकार और तरह तरह के अलंकार होते हैं, लेकिन जो बेसिक पढ़ा जाता है जिनसे क्वेश्चन आते हैं वो यही होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे शब्दालंकार में क्या चीज़ होता है। तो यहाँ पर जो भी आपको पंक्ति लिखी मिलेगी उसमें आपको शब्द के आधार पर उसको छांटना होगा कि कौन सा अलंकार है। तो उसमें शब्द के आधार पर सब चीज़ आश्रित होता है। अलंकार जो होते हैं वो शब्द पर आश्रित होते हैं। जैसे पहला यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास में क्या होता है कि यहाँ पर किसी भी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब आने की, जो रिपीटेंसी मतलब बार बार रिपीट करते हैं जो वर्ड, वो बार बार दोहराने की आवृत्ति होती है। इसमें व्यंजन वर्ण जो हैं वो कई बार आ जाते हैं, तब उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए, अब सीधे सीधे इसमें एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि इस एग्जाम्पल में कौन सा अलंकार होगा। तो जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुचाई, यहाँ पे ता जो है बार बार आ रहा है। इसी तरह से यार मेरे यारा मेरे यारम, या फिर चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, जिस तरह से है मतलब कई बार चा की आवृत्ति हो रही, चंदू के चाचा ने, यहाँ पे ता की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, अनुप्रास अलंकार के कई प्रकार होते हैं। वैसे तो हर अलंकार के कुछ ना कुछ प्रकार होते हैं, लेकिन अनुप्रास वाला ही पूछा जाता है। अनुप्रास का जो पहला प्रकार है वो है छेका अनुप्रास कहा जाता है। छेका अनुप्रास का यहाँ पे उदाहरण देखिए, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बसती है। तो यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पे भी ये करुणा भी का से शुरू हो और ये कलित भी का से शुरू है। तो क्रम से 2 बार का से शुरू होने वाले यहाँ पे शब्द आ रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, छेका अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा यहाँ पर होता है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास में क्या होता है, तो कंकन कंगिनी नुपुर धुनि सुनी। यहाँ पर तो इस वाले में छेका अनुप्रास में जो हमने देखा था कि का ही केवल 2 बार आ रहा है, बाकी चीज़ें अपना वैसे ही हैं जैसे नॉर्मल रहती हैं। और यहाँ पर का एक बार 2 बार आया, यहाँ पर कंकन कंगिन, और यहाँ पर नुपुर के बाद धुनि सुनी, इसमें भी ना 2 बार आया। धुनि मतलब एक ही तरह की उसकी आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर भी वृत्तानुप्रास होगा। कई वर्ण जो है लगातार आ रहे हैं, का भी आया ना भी आया लगातार, तो इस तरह के जो यहाँ पे अलंकार होगा वो होगा वृत्त्यानुप्रास अलंकार। अगला जो है वो है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर देखिए ये पंक्ति, पूत सपूत को का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। अब इसमें जो है अभी तक जो हम देख रहे थे उसमें वर्ण की, केवल वर्ण की आवृत्ति हो रही थी, एक एक वर्ण की, का की, ना की, इस तरह की आवृत्ति हो रही थी। और इसमें लाटानुप्रास में क्या होगा, पूरा पूरा शब्द आ जाएगा दोबारा। देखिए पूत सपूत को का धन संचय, पूत कपूत को का धन संचय, पूत जो है यहाँ पर 2 बार आ गया। अगला यहाँ पे जो बात करेंगे अंत्यानुप्रास। इसमें क्या होता है कि किसी जैसे 2 लाइन है तो उसमें लास्ट वाला जो शब्द होगा वो सेम होगा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, सनम प्यार होता है दीवाना सनम, मतलब ऐसा कोई भी लाइन आप ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसमें पंक्ति के अंतिम के शब्द जो हैं वो समान होंगे। इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा अलंकार है अनुप्रास वाला। फिर आता है श्रुत्य अनुप्रास। इसमें क्या होता है, यहाँ पे उदाहरण देखिए,
तेही निस सीता पहुँच जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। इसमें उच्चारण स्थान की समानता, अगर दोनों लाइन आप पढ़ें तो तेही यहाँ पर छोटी की मात्रा, निस सीता जाई, सब जगह ई की जो है आवृत्ति हो रही है, मतलब उच्चारण स्थान लगभग सबका समान है। अगर आप इस लाइन को बोलेंगे थोड़ा सा गा के तो एक ही तरह से सबकी आवृत्ति निकलेगी, मतलब जहाँ से उच्चारण स्थान है जीभ आपकी एक ही जगह पर टकराएगी। तो इसी कहेंगे श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। ये अनुप्रास के कुछ प्रकार थे जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर यमक अलंकार। अभी तक जो हमने देखा था वहाँ पे कोई वर्ण जो है बार बार आ रहा था या कोई शब्द बार बार आ रहा था। अब यमक में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो। यहाँ पे दो शब्द आएंगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे कनक कनकते सगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग, या पाए बौराय। तो यहाँ पर जो कनक शब्द है ये दो बार आया, लेकिन दोनों पे जगह पे इसका अर्थ अलग अलग है। पहले कनक का जो अर्थ है वो है धतूरा, दूसरे का अर्थ है सोना। मतलब अगर धतूरा को आप खाएंगे तब भी आप पागल हो जाएंगे और सोना ज़्यादा मिल जाता है तब भी इंसान पागल हो जाता है, इसका अर्थ यही है। तो यहाँ पर कनक दो बार यूज़ हुआ और दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग है। नेक्स्ट यहाँ पे इसमें इस तरह से पहचान सकते हैं कि कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष में क्या होता है कि शब्द तो एक ही बार आएगा, जैसे यहाँ पर जहाँ एक ही शब्द से दो अर्थ चिपके हों, श्लेष मतलब चिपकना होता है। इसी तरह से मतलब एक ही शब्द होगा लेकिन उससे दो अर्थ जुड़े होंगे या तीन अर्थ जुड़े होंगे, मतलब एक से ज़्यादा अर्थ उससे जुड़े होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। अब यहाँ पे पानी शब्द जो है, पानी शब्द हर चीज़ के लिए अलग अलग है। पानी के यहाँ पे तीन अर्थ हैं, कौन कौन से? अगर मोती की बात की जाए तो मोती के अर्थ में है चमक, मोती की चमक चली जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता। इसी तरह से मनुष्य के अर्थ में है प्रतिष्ठा, पानी को कहा गया है प्रतिष्ठा। इंसान कहता नहीं है इनका पानी मर गया है, ऐसे आँख का पानी मर गया, मतलब प्रतिष्ठा जो है उसकी ख़त्म हो गई है। चूने के अर्थ में इसका अर्थ है, मतलब पानी का चूने के लिए यूज़ होगा। जब अगर चूने के अर्थ में इसका प्रयोग करें पानी का तो उसका स्थान है जल, उसका अर्थ होगा जल। तो पानी के यहाँ पर तीन मतलब हैं, एक तो हो गया चमक, दूसरा प्रतिष्ठा, तीसरा जल। तो यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अभी तक जो हमने देखा वो सभी शब्द अलंकार थे, शब्द से हम फाइंड आउट कर रहे थे कि शब्द अलंकार है, अर्थ अलंकार है, इस तरह से हम जान सकते हैं। तो अब अर्थ अलंकार में क्या होगा कि अलंकार अर्थ पर आश्रित होंगे। अब उसका जो भी पंक्ति लिखी होगी उसका अर्थ निकालना पड़ेगा, उस हिसाब से हम शब्द से नहीं अर्थ से जानेंगे। अब जिसमें पहला जो है अलंकार उपमा अलंकार है, अर्थ अलंकार में आएगा ये। यहाँ पर उपमेय से उपमान की तुलना की जाती है, जहाँ पे भी तुलना की बात आएगी वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। जैसे अगर कोई भी पंक्ति में सा लगा होगा किसी के जैसी, या फिर किसी के जैसा दिखने वाला व्यक्ति, सा लगा होगा, सी लगा होगा, सम लगा होगा, ये शब्द अगर आ जाते हैं पंक्ति में तो वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। अब उपमेय और उपमान किसको कहा जाता है ये भी जान लीजिए। उपमेय कहते हैं उसको जिसकी उपमा किसी वस्तु या व्यक्ति से की जाए, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है। और उपमान क्या होता है कि जिसके समान किसी को बताया जाए, जिस चीज़ से तुलना की जा रही होगी वो उपमान होगा। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए, कर कमल सा कोमल है, यहाँ पर सा लगा है, यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। इसमें कर मतलब हाथ, हाथ क्या है यहाँ पर उपमेय। अब किससे हाथ की तुलना की जा रही है? कमल से। कमल सा कोमल है तो कमल से तुलना की जा रही है तो ये उपमान हो गया। और कोमल जो ये शब्द हो गया, क्या यहाँ क्या बात की जा रही है? तो कोमलता की यहाँ पर तुलना की जा रही है, तो साधारण धर्म, इसको कहते हैं साधारण धर्म। इसी तरह से चांदी जैसे रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, अगर जैसा जैसी ये सब आ गया तो यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट बात करेंगे रूपक अलंकार की। रूपक में अभी तक जो हमने देखा था यहाँ पर तुलना की जा रही थी उपमा में, रूपक में तुलना नहीं की जाएगी। सीधे सीधे जैसे लड़की को देखा तो उसको चांद से तुलना करने की जगह सीधे से कह दिया कि चांद आ गया मेरा, तो मतलब चांद सीधे उसको चांद बोल दिया, तब इसको रूपक अलंकार कहा जाएगा। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर चरण को जो है सीधे सीधे कमल बोल दिया गया है। चरण कमल जैसा नहीं है, सीधे जो चरण है वो कमल ही है, मतलब बंदो हरिराई मतलब भगवान के जो चरण होते हैं उनको सीधे कमल बोल दिया गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना की बात की जाती है। अभी हमने जो उपमा देखा था वहाँ तुलना की जा रही थी, रूपक में हमने सीधे सीधे कह दिया था कि भेद रहित आरोप किया जाता है, मतलब सीधे सीधे वही चीज़ कह दिया जाता है, तुलना नहीं की जाती। उत्प्रेक्षा में क्या होगा? उपमेय में उपमान की संभावना की बात की जाएगी कि हो सकता है ऐसा हो, मतलब जनु जानो मनु मानो अगर शब्द में आ गया, किसी पंक्ति में अगर जनु जानो मनु मानो आ गया या फिर यू आ गया, तो ऐसे शब्द अगर आ गए पंक्ति में तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कोई भी उदाहरण देखिए, अगर ये शब्द आ जाते हैं तो आप समझ लीजिए सीधे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, इस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा।
तो यहाँ पर मानो लगा है, देखिए मानो हवा के शोर से, ऐसा लग रहा है कि हवा का शोर से सागर जग गया है। तो यहाँ पर मानो जानो अगर ऐसा कुछ भी आ जाए तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है, तो ये है उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट बात करेंगे अतिशयोक्ति अलंकार, भी काफ़ी पूछा जाता है। अब अतिशयोक्ति में कई ऐसे पंक्तियाँ भी होती हैं जिसमें एक से ज़्यादा अलंकार होता है। तो अब जितने भी एक्स्ट्रा जो अलंकार होते हैं जो आपने सुने नहीं होते हैं वो कई सारे अलंकारों में भी आ जाते हैं। तो जैसे अतिशयोक्ति कहते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार जो है इसमें बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज़ को प्रस्तुत किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को छुइयो नहीं नैनन के जल सो बग धोए। मतलब जब सुदामा जी आए तो कृष्ण जी ने उनका पैर धोने के लिए पानी को, परात वाले पानी को हाथ भी नहीं लगाया, केवल जो आंसू गिर रहे थे उन्हीं से उनका पैर धुला। तो ऐसा तो मतलब ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति लग रहा है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पानी के बिना ही मतलब इतने आंसू गिरे कि परात भर गई और धो दिया। तो लेकिन ये जो है एक भावना को व्यक्त किया जा रहा है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति का यूज़ किया जा सकता है। मतलब वो इतना रोए कि पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इसमें जो है ये जो लाइन दूसरी वाली लिखी यहाँ पर अतिशयोक्ति लग रहा है, तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार होगा। बस इसी तरह से आप एग्जाम्पल के थ्रू पहचान सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहला जो शब्द है वो है वाल्मीकि। पहला शब्द है वाल्मीकि। यहाँ पे देखिए बा लिखा हुआ है ये, तो वाल्मीकि में जो है केवल वा होता है, बा नहीं होता है, तो शुद्ध वाला ये होगा वाल्मीकि। थोड़ी सी इसमें अशुद्धियाँ होती हैं और सभी ऑप्शन लगभग एक ही तरह होते हैं। लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन भी दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे केवल हम टॉपिक को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सन्यासी। तो सन्यासी में बिंदी भी रहती है और आधा ना भी रहता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, सन्यासी इस तरह से लिखते हैं। फिर है यहाँ पर व्यवहारिक। व्यवहारिक बोलने में तो केवल व्यवहारिक होता है, लेकिन लिखने में इसको व्यावहारिक लिखा जाता है, या में आ की मात्रा रहती है, तो शुद्ध वाला ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर चांद। अब चांद की बात आई है तो चांद बिंदी लगाना जरूरी है, यहाँ पे चांद बिंदी रहेगी तब ये चांद हो पाएगा। फिर आता है वधु। वधु नहीं होता, ये वधु होता है, वधु नहीं होता, ये वधु होता है, बड़े ओ की मात्रा होती है। फिर आता है सृष्टा। सृष्टा को ऐसे लिखते हैं, नीचे रा ये वाला नहीं लगाते हैं, इस तरह से इसको सृष्टा को लिखा जाता है। अगला यहाँ पे बात करेंगे कवयित्री। ये कई बार पूछा जा चुका है, कवयित्री को इसका कैसे लिखेंगे कवयित्री को, तो ये इसको इस तरह से लिखेंगे, कवि नहीं, इसमें आई छोटी की मात्रा नहीं लगाई जाती है, मतलब कवयित्री होता है, ये कवयित्री नहीं होता है। नेक्स्ट बात करेंगे गुरु की। तो गुरु को जो है बड़े ओ की मात्रा रा में नहीं लगती, छोटे ओ की मात्रा केवल लगती है, तो गुरु वाला ये सही होगा। फिर आते हैं न्यौछावर पे। तो न्यौछावर नहीं होता, ये न्यौछावर होता है, मतलब औ की मात्रा की जगह यहाँ पर ओ की मात्रा आ जाती है या में, न्यौछावर। नेक्स्ट है अनापेक्षित। अनापेक्षित नहीं होता, यहाँ पे आ की मात्रा नहीं लगती है, अनपेक्षित होता है ये, अनपेक्षित। आधीन नहीं होता है, अधीन होता है, किसी को अपने अधीन किया जाता है। ये कुछ ऐसे शब्द यहाँ पे मैंने रखे हैं जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं। आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। फिर भास्कर में ये वाला सा नहीं होता है, इसमें खटकोड़ वाला सा नहीं होता, सब्जी वाला सा होता है, भास्कर इस तरह से लिखा जाता है। ललायित नहीं होता, लालायित होता है, लालायित, ला में दोनों ला में आ की मात्रा लगेगी। फिर आता है यहाँ पर प्रदर्शनी। ये प्रदर्शनी नहीं होता, प्रदर्शनी होता है, ये तो काफ़ी सिंपल है, प्रदर्शनी होता है। अगला यहाँ पे धनाढ्य कैसे लिखते हैं, तो धनाढ्य में ये वाला डा नहीं होता है, ये वाला डा होता है, तो धनाढ्य इस तरह से लिखा जाता है। अगला यहाँ पर तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है, तदुपरांत। प्रौढ़ नहीं होता, ये प्रौढ़ होता है, औ की मात्रा लगाई जाती है। निरपेक्ष को इस तरह नहीं लिखेंगे, वैसे देखने में ये शुद्ध लगता है, लेकिन निरपेक्ष में पूरा रा अलग रहेगा, पेक्ष अलग रहेगा, निरपेक्ष। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर सदृश। सदृश से नहीं होता, ये सदृश होता है, सदृश। महत्व को कैसे लिखेंगे, तो पहले माँ हा, उसके बाद आधा ता, उसी में एक और आधा ता जुड़ा रहता है, उसके बाद वह आता है। आहार नहीं होता, आहार होता है, आहार जो होता है ये सही होगा। स्वस्थ जो है इसको कैसे स्वस्थ नहीं लिखा जाता, स्वस्थ लिखा जाता है। यहाँ पे या नहीं लगता है, आधा था की जगह पे पूरा था यहाँ पर रहता है और या नहीं लगता है। साक्षात अगर लिखना है तो ता में हलंत रहेगा। अब हलंत वाली अशुद्धियाँ बहुत सारी पूछी जाती हैं, साक्षात में आगे हलंत रहेगा ताकि। नेक्स्ट है, अगला है यहाँ पर साप्ताहिक। साप्ताहिक को साप्ताहिक नहीं लिखा जाता, सा में आ की मात्रा रहेगा और साप्ताहिक होता है ये। प्रज्वलित कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर केवल एक आधा जा रहता है, प्रज्वलित। पक्षीगण को पक्षीगण लिखा जाता है, छा में जो है छोटे ई की मात्रा रहती है। संग्रहित को कैसे लिखते हैं, तो गा में जो ऐसे वाला रा रहता है इसकी जगह पे गा में ये वाला रा रहेगा, तब ये संग्रहित होगा। इसी तरह से अनुग्रहित भी होता है। निमिलित जो है ये निमीलित होता है, निमीलित, माँ में बड़ी की मात्रा रहती है।
पक्षी जो है ये पक्षी नहीं लिखा जाता, पक्षी लिखा जाता है, छा में बड़ी की मात्रा। अगर पक्षी लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, ये वाला शुद्ध होगा। पक्षीगण लिखना होगा तो पक्षीगण लिखेंगे। देखिए दोनों चीज़ यहाँ पर अलग अलग है, पक्षीगण लिखा जाता है और पक्षी केवल लिखना हो तो पक्षी लिखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे मुमूर्षु। तो यहाँ पर मुमूर्षु में माँ में छोटे ओ की मात्रा, फिर माँ में बड़े ओ की मात्रा, फिर इस तरह से लिखा जाता है इसको। रुई में रा में छोटे ओ की मात्रा रहती है, बड़े ओ की नहीं रहती है। आगामी नहीं लिखा जाता, आगामी लिखा जाता है, बड़ा आ होता है। अध्यात्म को कैसे लिखेंगे, तो अध्यात्म को ये बड़ा आ नहीं रहेगा, छोटा आ रहेगा, अध्यात्म हो जाएगा, ये आध्यात्म नहीं होगा। नेक्स्ट बात करेंगे आनुषांगिक को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे छोटा आ नहीं रहेगा, बड़ा आ रहेगा, आनुषंगिक लिखा जाता है, आनुषंगिक। फिर अंतर्धान को कैसे लिखेंगे, अंतर्ध्यान नहीं लिखा जाता, अंतर्धान लिखा जाता है, अंतर्धान। यहाँ पे आधा धा नहीं लगाते, पूरा धा उसके ऊपर रा। फिर निसंदेह को कैसे लिखा जाएगा, तो इसको निस्संदेह लिखा जाता है, निस्संदेह। संधि विच्छेद करते हैं तो विसर्ग संधि के अंतर्गत ही आ जाता है, निस्संदेह। मेंढक को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर नीचे बिंदी नहीं रहती है, यहाँ पे केवल ऐसे रहता है मेढक, नीचे बिंदी नहीं रहेगी। बांझ को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर चांद की बिंदी लगाते हैं, बांझ में केवल बिंदी नहीं रहती। कंगन जो है, कंगन में चांद बिंदी नहीं रहती, यहाँ पर दोनों चीज़ देखिएगा, बांझ में जो है चांद बिंदी रहती है, कंगन में चांद बिंदी नहीं रहती है, केवल ऊपर वाली बिंदी एक रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे पयोपान को क्या लिखा जाता है, तो पयाहपान लिखा जाता है, पयोपान को पयाहपान। दिखाई कैसे लिखा जाएगा, तो इसमें या नहीं रहता है, बड़ी ई रहती है दिखाई में। अनुग्रहित में नीचे गा में इस तरह वाला रा रहता है, जो भी हमने देखा था। कलश में गोली वाला सा रहता है, ये वाला सा नहीं रहता, गोली वाला सा रहता है। फिर कैलाश कैसे लिखा जाएगा, तो ये अशुद्ध वाला है कैलाश, कैलाश को लिखेंगे इस तरह से, सब्जी वाला सा रहेगा। स्वसुर नहीं लिखा जाता, स्वसुर में ये वाला स्वसुर लिखा जाता है, ये वाला गोली वाला सा रहता है, तब ये स्वसुर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होता है, ये कई बार पूछा जा चुका है, घनिष्ठ नहीं लिखा जाता है, ये गलत है, घनिष्ठ सही होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर इनकार कैसे लिखेंगे, तो केवल बिंदी नहीं लगाते हैं, यहाँ पर आधा न लिखा जाता है, तब सही होगा। नक्षत्र को यहाँ पे नक्षत्र होता है, के एस एच से छा होता है, के एच से क्या होता है छा, तो ये वाला छा रहता है नक्षत्र। अदागति नहीं होता है, ये अधोगति होता है, अधोगति। अगला यहाँ पर तड़ित को कैसे लिखेंगे, तो तड़ित में ता में हलंत लगा रहता है, तड़ित इस तरह से होगा, तड़ित में आधे लास्ट में जो है ता में हलंत लगेगा। त्रिवार्षिक नहीं होता, त्रैवार्षिक होता है, ये त्रैवार्षिक। श्रीमान में जो ना है लास्ट में, उसमें हलंत लगाया जाता है, तब ये शुद्ध होगा। शांत में नहीं होता, शांति में होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हिरण्यकश्यप को कैसे लिखा जाएगा, तो हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु लिखा जाता है। ऐतिहासिक नहीं लिखा जाता है, ऐतिहासिक लिखा जाता है। तो ये वर्तनी शुद्धियाँ जो हैं, इनसे बहुत सारे आपका नंबर बढ़ सकते हैं। हिंदी में अगर ज़्यादा स्कोर कर लिया गया तो ये सब बहुत इजी चीज़ें रहती है, लेकिन ऑप्शन इस तरह से रखे जाते हैं कि गलतियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। विशिष्ट कैसे लिखा जाएगा, तो विशिष्ट इस तरह से लिखा जाएगा। अनुषंगिक में जो है, अनुषंगिक में ये वाला सा रहेगा, आनुषंगिक होगा। सौहार्द की बात करें तो ये वाला इस तरह से लिखा जाएगा, नीचे रा नहीं लगेगा, दा के सौहार्द होगा। हितैषी, हितैषी में ये वाला सा रहेगा, ये वाला षटकोण वाला सा। नेक्स्ट है सत्व कैसे लिखेंगे, तो सत्व में ये ता तो रहेगा ही, ऊपर से एक और आधा ता लग जाएगा, तो ये वाला सही होगा, ये वाला गलत होगा। अगला यहाँ पे बात करेंगे उत्तरदायी कैसे लिखेंगे, तो उत्तरदायी में बड़ी ई नहीं रहती है, या में बड़ी की मात्रा उत्तरदायी होता है। श्रीयुत को जैसे श्रीमान लिखा जाता था, ना में हलंत लगा रहता था, वैसे यहाँ पर ता में हलंत नहीं रहेगा, यहाँ पर श्रीयुत होगा, श्रीयुत। एक तारा की बात करें तो ये इक तारा लिखा जाता है, शुद्ध इसका होगा इक तारा। अगला यहाँ पे बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय नहीं होता, ये अंतरराष्ट्रीय। अब देख लीजिए अंतरराष्ट्रीय कैसे लिखा जाता है, कई जगह पे ये शुद्ध रूप में नहीं लिखा रहता है, तो अंतरराष्ट्रीय इस तरह से लिखते हैं। त्रिवार्षिक नहीं होता, त्रैवार्षिक, जो भी हमने देख लिया था। मृत्युदंड कैसे लिखेंगे, तो ये में इसमें जो आधा आड़ा लगा रहता है उसकी जगह बिंदी रखी जाती है, मृत्युदंड। ये पहले भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो ऑप्शन में ये वाला भी रहता है, ये वाला भी रहता है, तो ये वाला सही होगा मृत्युदंड में। नक्षत्र की बात करें तो अभी हमने देख लिया था नक्षत्र। अध्येता, अध्येता कैसे लिखा जाता है, तो ये वाला सही है, ये गलत है। अध्येता इस तरह से लिखते हैं, केवल एक या रहेगा, ऊपर एक ही मात्रा रहेगी। फिर विदुषी नहीं होता है, विदुषी होता है, दा में छोटी की मात्रा। अभ्यस्त नहीं होता, ये अभ्यस्त होता है, था की जगह पे ता रहता है। शमशान इस तरह से नहीं लिखते हैं, श्मशान लिखा जाता है, और दोनों में दोनों जगह पे गोली वाला सा रहेगा, पहले आधा गोली वाला सा और बाद में पूरा गोली वाला सा। पुनरुत्थान नहीं होता, पुनरुत्थान होता है, ना में यहाँ पे छोटे की मात्रा लगी है, यहाँ पे नहीं लगी है, तो ये वाला सही होगा। स्वातंत्र कैसे लिखा जाता है, स्वातंत्र इस तरह लिखते हैं,
आधा ना रहता है, आधा ता रहता है। यहाँ पे देखिए पूरा त्रा लगा दिया गया है, तो आधा ना आधा त्रा, उसके बाद या, स्वातंत्र्य। व्यवहारिक नहीं होता है, व्यावहारिक होता है, व्यावहारिक। जेठ नहीं होता, ज्येष्ठ होता है। रासायनिक नहीं होता, रा में आ की मात्रा लगी रहती है, रासायनिक होता है। प्रकथन नहीं होता, प्राकथन होता है, प्राकथन। अगला यहाँ पर परिणति नहीं होता है, परिणति होता है, परिणति। तो ये इतने शब्द जो हैं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं, इनको अच्छे से एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा किस तरह से लिखा जाता है, ध्यान से देख लीजिएगा। और तो चलिए शुरू करेंगे। रस की बात करें तो भरत मुनि ने सबसे पहले रस को परिभाषित किया था। पूछा जाता है भरत मुनि, जब भी रस की बात आती है तो भरत मुनि का नाम सबसे पहले आता है। तो इन्होंने ही रस को सबसे पहले परिभाषित किया था अपने नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, ये अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो भरत मुनि है। और इसमें एक सूत्र है जो मतलब एक श्लोक टाइप का है जो इन्होंने लिखा था, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति। मतलब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव यानी व्यभिचारी भाव के संयोग से जो है रस की निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, और संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहा जाता है। अभी हम आगे देखेंगे। तो इन्होंने ये सूत्र दिया था। भरत मुनि ने जो रसों की संख्या बताई है वो 8 बताई अपने नाट्य शास्त्र में। ये कौन कौन से हैं जो भरत मुनि के रस हैं, वो कौन कौन से हैं? तो श्रृंगार रस है, हास्य रस है, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, बीभत्स रस और भयानक रस। अब सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इन्होंने किसको किसको रस नहीं माना है। तो शांत रस को इन्होंने रस नहीं माना है, वात्सल्य रस को इन्होंने रस नहीं माना है। भरत मुनि ने जो है भक्ति रस को भी रस नहीं माना है। इन्होंने कहा है भक्ति रस जो है केवल एक भाव है, ये मतलब भक्ति के बारे में बात तो की है लेकिन एक रस के रूप में इसको परिभाषित नहीं किया है। तो केवल 8 रस इन्होंने बताए हैं। सिर्फ इतना याद रखना कि कौन सा इन्होंने नहीं माना है। एक और परिभाषा है जो कि आचार्य श्याम सुंदर दास ने दी है, काफ़ी फेमस है ये। स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग प्राप्त कर लेता है तो रस की निष्पत्ति होती है। तो इन दोनों लोग की परिभाषा जो है लगभग सेम है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे रस के बारे में जो चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है। तो रस के अवयव यानी रस के अंग या फिर अवयव कहा जाए तो कितने हैं? तो 4 अवयव हैं रस के। पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। इसी संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। अब यहाँ पे इसको श्रृंगार रस के थ्रू समझना है हमें। मान लीजिए एक लड़का है, ये छोटा मतलब छोटा क्या मतलब कॉलेज में जाता है, और एक ये लड़की है। तो इसमें किसको क्या कहा जाएगा? तो अगर ये लड़की जो है इसको देख के इसके मन में जो भाव उत्पन्न होता है, इस लड़के के निब्बा के मन में जो भाव उत्पन्न होता है, तो इसको कहा जाएगा, ये लड़का जो है ये आश्रय है। जिसके मन में जिसको देखकर भाव उत्पन्न हो रहा है, जिसके मन में उत्पन्न हो रहा है उसको आश्रय कहा जाएगा, और जिसको देखकर उत्पन्न हो रहा है उसको विषय कहेंगे। तो सबसे बेसिक बात ये है आश्रय, ये है विषय। अब स्थायी भाव क्या होता है? तो इसके मन में, इस लड़के के मन में इस लड़की को देख के जो भाव उत्पन्न होगा, मान लीजिए प्रेम उत्पन्न हो रहा है या रति उत्पन्न हो रही है, उसको प्रेम भी बोल सकते हैं, और रति मतलब हिंदी की लैंग्वेज में, एक टफ लैंग्वेज में कहा जाए तो उसको रति कहा जाता है, वैसे वो प्रेम होता है। तो ये जो है इसके मन में उत्पन्न हुआ प्रेम, इसको देखकर लड़की को, तो ये इसका स्थायी भाव हो गया। जो भी इसके मन में भाव आया, मान लीजिए वो नफरत करता है उस लड़की से, तो घृणा उत्पन्न होगी, तब वो घृणा वाला उसके अंदर भाव आ जाएगा, क्रोध वाला भाव आ जाएगा। तो ये जो लेकिन अभी जो भाव आ रहा है जो हमें समझना है इस टाइम पे, वो है प्रेम वाला भाव। अब आता है विभाव। विभाव को मतलब होता है कारण या फिर परिस्थितियाँ जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। अब कारण विभाव क्या क्या हो सकता है कि मान लीजिए ये लड़की रोज़ जब आती थी तभी नॉर्मल कपड़े पहन के आती थी, सिंपल जो रोज़ पहनती थी। आज ये बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन के आई है, फेयरवेल चल रहा है मान लीजिए कॉलेज में, और ये जो है साड़ी वाड़ी पहन के आई है, तो इसके मन में जो है और परिस्थितियाँ इसकी और तगड़ी हो गई, मतलब अच्छा खासा माहौल बना हुआ है, पूरा फूल पौधे मतलब बादल घेरे हुए हैं, बारिश होने वाली इस टाइप का, मतलब अपने मन में विजुलाइज कर लीजिए। अगर कंडीशन सही होगी तो इसके मन में प्रेम की जो उत्पत्ति है वो और ज़्यादा हो जाती है। तो ये है विभाव, कारण और परिस्थितियाँ। कारण में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, परिस्थितियों में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ये पूरा जो सिनेरियो है ये पूरा विभाव में आ जाता है। अब विभाव 2 तरह के होते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। अगला है यहाँ पर तीसरा नंबर अनुभाव, आश्रय की आकस्मिक प्रतिक्रिया। मतलब देखिए ये सभी कंडीशन बनी हुई है, लड़की अंदर आई, रोज़ तो ये देख के बस इग्नोर कर देता था, मान लीजिए कुछ अपने मन में ही सोच के रह जाता था, लेकिन इस दिन जो है जब ये तैयार होके आई तो ये जाके बोला यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। तो ये मतलब इसके मन में ये आकस्मिक प्रतिक्रिया आई, मतलब इसने तुरंत बोल दिया जाके। फिर अगला आता है यहाँ पर संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है कि जब इसके मन में प्रेम आया उसके पहले इसने हो सकता है बोलने से पहले सोचा हो,
थोड़ा सा और मतलब बहुत सारी चीज़ें इसके मन में आई होंगी, बहुत सारी मतलब स्थायी भाव बनने के पहले जो जो भाव आए, बोलने से पहले डर लगा होगा या फिर इसने अपने दोस्तों से कहा होगा, इसके मन में मतलब बहुत सारे भाव आ गए। प्रेम का भाव आने से पहले जो भाव आते हैं और तुरंत वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे ही वो प्रेम का जो स्थायी भाव है वो स्थापित हो जाता है, वैसे ही बाकी भाव खत्म हो जाते हैं। इसीलिए इसको व्यभिचारी भाव कहा जाता है। जो बाकी मतलब ये वाला भाव जो है आता है और ख़त्म हो जाता है, इसे कहेंगे संचारी भाव, जो कि स्थायी भाव के पहले आते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे स्थायी भाव। सबसे पहले स्थायी भाव ही पढ़ना है हमें। तो मूलतः स्थायी भाव जो है 9 प्रकार के होते हैं। जितने प्रकार के स्थायी भाव उतने प्रकार के रस। तो मूलतः रस जो है 9 रस इसको कहा जाता है। 9 तरह के रस होते हैं। वैसे अगर 1-2 रस को और मिला लिया जाए, जैसे वात्सल्य रस और देव विषयक रति, इसको अगर स्थायी भाव अलग से मान लिया जाए तो इसको जो है इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 11। इसकी संख्या 11 हो जाएगी। लेकिन मूलतः अगर बात की जाए कितने रस हैं तो 9 हैं। अगर कहा जाए कितने स्थायी भाव हैं टोटल, तो स्थायी भाव 11 हैं। इस तरह का अगर ऑप्शन आए तो रस की संख्या 9 बताइएगा, स्थायी भाव की संख्या 11 बताइएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं किस स्थायी भाव से कौन सा रस उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले स्थायी भाव जो है रति। रति जो है ये श्रृंगार रस को उत्पन्न करता है। इसमें स्त्री पुरुष की एक दूसरे के प्रति प्रेम नामक चित्त वृत्ति की रति स्थायी भाव कहते हैं। मतलब यहाँ पे सीधी सी बात यही है कि मतलब प्रेम या रति जब हमारे हृदय में उत्पन्न होती है तब उसको उसी से जो है श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। तो ये है रति स्थायी भाव और ये है श्रृंगार रस। ज़्यादातर सीधे सीधे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा स्थायी भाव किस रस का है या फिर इस स्थायी भाव से कौन सा रस उत्पन्न होगा, तो सीधे ये चीज़ जरूर रट लीजिए। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाएगा। अगला स्थायी भाव जो कि हास है, यानी हास है यहाँ पर किसी को देखकर हंस रहे या फिर रूपवाड़ी अंगों के विकार को देखने से हमारे अंदर जो हंसी उत्पन्न होती है उसी को हास्य रस कहा जाता है और इसका स्थायी भाव हास होता है। अगला है क्रोध। क्रोध का जो रस होता है, ये तो स्थायी भाव है क्रोध, इसका रस कौन सा है? तो रौद्र रस है। असाधारण अपराध, विवाद, उत्तेजनापूर्ण अपमान आदि से जो उत्पन्न मनोविकार होता है उसको क्रोध कहते हैं और उसी से रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। अगला आता है यहाँ पर शोक, जो कि करुण रस के अंतर्गत आता है। करुण रस का ये स्थायी भाव है शोक। प्रिय वस्तु, इष्टजन, वैभव के नाश इत्यादि से जो व्याकुलता उत्पन्न होती है हमारे हृदय में उसको शोक कहते हैं। उत्साह क्या है? उत्साह स्थायी भाव है किसका? वीर रस का। मन में जो एकदम उत्साह मतलब उल्लासपूर्ण जो वृत्ति आती है, तेजी से कार्य करने की जो एक जुनून सवार होता है कि आज तो सब पढ़ के ख़त्म कर देना है, तो ये जो है ये उत्साह है जो कि किसका स्थायी भाव है? वीर रस का। आश्चर्य और विस्मय, ये जो है अद्भुत रस का स्थायी भाव है। आश्चर्य या विस्मय, किसी ऐसी वस्तु को हमने देख लिया जो मतलब बिल्कुल अचंभा कर देने वाली है तो उससे जो है अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है और ये जो इसका स्थायी भाव क्या है? तो विस्मय है। जुगुप्सा या फिर घृणा किसका स्थायी भाव है? तो ये बीभत्स रस का स्थायी भाव है और इसमें जो है कोई अरुचिकर का या फिर मन के प्रतिकूल कोई वस्तु है उसकी कल्पना अगर हमारे मन में आ जाती है तो घृणा होने लगती है, या फिर कोई चीज़ हमने ऐसी देख ली जो बिल्कुल घिनौनी है तो उससे जो है कौन सी रस की निष्पत्ति होगी? तो बीभत्स रस की निष्पत्ति होगी। अगला यहाँ पर भय। भय जो है भयानक रस का स्थायी भाव है। इसमें किसी ऐसे मतलब शेर को देख लिया आपने या फिर किसी ऐसे जंगल में जा रहे हैं उस टाइम पे जो रस की उत्पत्ति होगी वो कौन सा रस होगा? भयानक रस। नेक्स्ट बात करेंगे निर्वेद। निर्वेद किसका स्थायी भाव है? तो शांत रस का स्थायी भाव है। अगर कोई ऐसा श्लोक दिया हुआ है जिसमें हम न ज़्यादा मतलब प्रेम फील कर पा रहे हैं, ना ही मतलब वियोग फील कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना वीर रस फील कर पा रहे हैं, एकदम शांति से अपना मतलब लाइफ कोट जैसे होते हैं, हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ दिख गई तो जो है वो किस में आएगा? शांत रस में। कोई ज्ञान दे रहा है, उस ज्ञान टाइप का जो श्लोक होता है वो निर्वेद के अंतर्गत आता है और इसमें सांसारिक विषयों के प्रति वैराग्य की उत्पत्ति ही निर्वेद कहलाती है। वत्सलता, जो वात्सल्य रस होता है, अब वात्सल्य रस को कई बार श्रृंगार रस वगैरह में भी डाल दिया जाता है, इसीलिए इसको जो मुनि थे भरत मुनि, इन्होंने माना नहीं था वात्सल्य रस को अलग रस। वत्सलता जो है इसका ये किसका स्थायी भाव है? तो वात्सल्य रस का। इसमें माता पिता का संतान के प्रति, भाई बहन का अपने मतलब भाई के प्रति या फिर जो भी आपस में परिवार में होता है सबके प्रति अपनी वत्सलता जो होती है उसी से वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। अगला है यहाँ पर भगवान के प्रति यानी देव विषयक रति या फिर भगवत विषयक रति अनुराग, जो भक्ति रस उत्पन्न होता है इससे जो है ये पूरा स्थायी भाव और इसी से भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। ईश्वर के प्रति जो हमारे अंदर अनुराग उत्पन्न होता है वही देव विषयक रति कहलाती है और इसी से भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। अब भक्ति जो है भगवान के प्रति जो है इसको क्यों अलग से नहीं माना गया है रस, क्यों नहीं माना है भरत मुनि ने? क्योंकि भक्ति भी एक तरह का श्रृंगार रस है भगवान के प्रति, तो ये जो है भक्ति भी मतलब इसको अलग से रस माना जाए तो ये भक्ति रस है। नेक्स्ट बात करेंगे विभाव की। विभाव अभी जो हमने देखा था वो स्थायी भाव थे, मतलब किस स्थायी भाव से कौन से रस की निष्पत्ति हो रही है।
अब विभाव क्या होता है, तो स्थायी भाव उत्पन्न करने का जो कारण होता है, अभी हमने देखा था कि जो परिस्थितियाँ बनती है उसी को विभाव कहा जाता है। अब विभाव दो तरह से होते हैं, पहला होता है आलंबन विभाव, दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव वो होता है जैसे व्यक्ति और पदार्थ, किसी व्यक्ति को देखकर, जैसे निब्बी को देखकर निब्बा के मन में जो मतलब भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, वो है उसका आलंबन विभाव। आलंबन विभाव दो तरह का होता है, एक होता है आश्रयालंबन, एक होता है विषयालंबन। इसमें आश्रयालंबन कौन सा है, तो जो लड़का है मतलब आश्रय है जो, उसी को कहेंगे जिसके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है वो आश्रयालंबन है, और जिसको देखकर हो रहा है वो है विषयालंबन, मतलब विषय को देखकर उत्पन्न हो रहा है भाव, तो वो हो गया विषयालंबन। अगला यहाँ पर जो है दूसरा जो विभाव होता है वो होता है उद्दीपन विभाव। भाव उत्पन्न करने वाली परिस्थितियाँ, जो आसपास माहौल है, जो मतलब एकदम ऐसा माहौल बना हुआ है कि अंदर प्रेम उत्पन्न हो, तो ऐसे माहौल को ही कहा जाएगा उद्दीपन विभाव। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, अब देख लीजिए यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर विभाव के बारे में, एक आलंबन विभाव होता है, एक उद्दीपन विभाव होता है। आलंबन दो तरह से, एक आश्रयालंबन, दूसरा विषयालंबन। अब अनुभाव क्या होता है कि आश्रय की चेष्टाओं अथवा रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले जो भाव आते हैं उसी को जो कि विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, उसी को अनुभाव कहा जाता है। और ये स्थायी भाव में उत्तेजना उत्पन्न करते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो लड़की आई थी, उसके मन में जो स्थायी भाव उत्पन्न हुआ था वो रति या प्रेम था। अब ये प्रेम उत्पन्न होने के पहले जो मतलब प्रेम थोड़ा सा उत्पन्न हुआ, उसने जो रिएक्शन किया, उसको लड़की को बोला यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, या फिर उसको पहली बार उसने हाय बोला जाके, तो उससे देखने से उसकी प्रतिक्रिया से ऐसा लगा कि ये जो है इसको प्रेम की उत्पत्ति हो रही है इसके हृदय में, इसके हृदय में जो है स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। या फिर लड़की ने खुद से आके आपको हाय बोल दिया, वो सुंदर सा कपड़ा पहन के आ रही है और उसने आके खुद से लड़के को हाय बोल दिया, तब उसके मन में जो स्थायी भाव में जो उत्तेजना आ जाएगी। पहले तो प्रेम उसके मन में था ही, लड़की खुद से आ गई, उसने बोल दिया, जो एक आकस्मिक क्रिया हुई इन दोनों के बीच में, वार्तालाप हुआ, उसी को कहा जाएगा अनुभाव। तो इसको आप कई तरह से समझ सकते हैं, कई तरह के उदाहरण इसमें सेट कर सकते हैं। संचारी भाव क्या होता है, तो स्थायी भाव के साथ साथ होने वाले तमाम भाव जो कि उठते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, तुरंत लुप्त हो जाते हैं, इसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। और ये मूलतः 33 प्रकार के होते हैं। संचारी भाव जो है प्रेम की उत्पत्ति, मतलब एक प्रेम जब चरम पे पहुंच जाता है अपना, तो उसके पहले जो भाव उत्पन्न हुए, जो डर लगा, जो ऐसा लगा कि मना ना कर दे, ऐसे हाय ना बोले, इग्नोर करके चली जाए, तो ये सब जो भाव उत्पन्न होते हैं उसी को कहा जाता है संचारी भाव। ये मूलतः 33 प्रकार के होते हैं, सभी हमें नहीं पढ़ने हैं, जितने भी यहाँ पर संचारी भाव हैं कोई भी नहीं पढ़ने हैं, मतलब ये बस जान लीजिए 33 प्रकार के होते हैं। कुछ आचार्यों ने इसको 33 प्रकार के कहा है, कुछ आचार्यों ने कहा है कि इनकी कोई संख्या नहीं है, ये अनलिमिटेड कितने भी प्रकार के हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे उदाहरण वगैरह थोड़ा देख लेते हैं। उदाहरण देख के आपको खुद ही कोई श्लोक लिखा होगा, आपको देख के समझ में आ जाएगा। जैसे श्रृंगार रस की बात करें, जिसका स्थायी भाव रति या प्रेम होता है, इसका उदाहरण मतलब श्रृंगार रस को दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है श्रृंगार रस जो कि संभोग श्रृंगार होता है, एक वियोग श्रृंगार होता है। जो कि पहले देखेंगे श्रृंगार रस क्या है। जो संभोग श्रृंगार होता है, तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, साँव करे भौहन हंसे, दैन दैन कहाँ नट जाए। ये बिहारी का एक श्लोक मतलब दोहा है, और इसमें जो है आपको पढ़ के लग रहा होगा जो सौ हंसे भौहन हंसे, मतलब श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो रही है। यहाँ पर किसी को देखा जा रहा है और उसके मन में मतलब जो आश्रय है उसके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वही यहाँ पर प्रकट किए गए हैं। वियोग श्रृंगार में क्या होता है, किसी मतलब नायक का नायिका से वियोग इसमें दर्शाया जाता है। तो जो यहाँ पे दोहा लिखा हुआ है इसमें जो है वियोग दिख रहा है। निशिदिन बरसत नयन हमारे सदा रहती पावस ऋतु, हम पे जबते श्याम सिधारे, ये सूरदास का दोहा है। अगला जो है यहाँ पर वो है हास्य रस। हास्य रस में जो स्थायी भाव होता है हास होता है, और ये पढ़ते ही आप समझ जाएंगे। कोई सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं कि आपको पूरा उदाहरण लिखना पड़ेगा, उदाहरण दिया रहेगा, आपको देख के समझना होगा कि कौन सा है रस। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज रहे 15 मिनट घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके हैं सारे श्रोता। ये आप पढ़ के समझ जाएंगे। यहाँ पे हास रस की निष्पत्ति हो रही, काका हाथ रसी की ये लाइन है। अगला यहाँ पे करुण रस की बात करें तो इसका स्थायी भाव होता है शोक होता है। अब इसको पढ़ना है तो शोक विकल सब रोवहीं रानी, रूपशीलु बलु तेजु बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परिहि भूमि तल 12 ये तुलसीदास जी का ये चौपाई है, जो कि यहाँ पे करुण रस की निष्पत्ति हो रही है। आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा, रोवहीं रानी ऐसा टाइप का विलाप वगैरह। वीर रस में आता है स्थायी भाव जो है उत्साह इसका। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ों सिंह की दहाड़ो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की जो लाइन है, ये इसमें वीर रस की उत्पत्ति हो रही, निष्पत्ति हो रही है।
और इसी तरह से जो बुंदेले हर बोलों के मुख ऐसे जो है, ये जो हमने सुनी कहानी थी, ये पूरी लाइन अगर आ जाए तो इसमें भी वीर रस है। कई सारी ऐसी चीज़ें आएंगी। तो रौद्र रस आता है। रौद्र रस में जो स्थायी भाव होता है वो क्रोध होता है। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ के मुख जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे, शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए या घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो यहाँ पर रौद्र रस की उत्पत्ति हो रही है, क्रोध की उत्पत्ति हो रही है। जब कृष्ण जी ने कहा, मतलब बहुत सारी चीज़ें कही, तो अर्जुन जो है उठ के खड़े हो गए। ये मैथिली शरण गुप्त जी की लाइन है और इसमें क्रोध रस की, मतलब रौद्र रस की निष्पत्ति हो रही है। क्रोध इसका स्थायी भाव है। अब आता है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव भय होता है। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी, फनी आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों की। व्याला मतलब जो सांप वगैरह होता है, तो मतलब यहाँ पे बहुत कठिन परिस्थितियाँ दिखाई जा रही हैं जिससे डर लगता है। तो यहाँ पे भयानक रस की निष्पत्ति हो रही है। नेक्स्ट बात करेंगे विभत्स रस, जो गुप्सा या घृणा इसका स्थायी भाव होता है। सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीबह श्यार अति आनंद उर्धारत, गीध जागी को खोद खोद के मांस उपायत, मतलब घृणा उत्पन्न हो रही। देखिए मांस खोद खोद के निकाल रहा है। स्वान अंगुरिन काटी काटी के खात विदारत, ये भारतेंदु जी का है लाइन, और इसमें जो है बीभत्स रस है। नेक्स्ट बात करेंगे अद्भुत रस, इसमें जो स्थायी भाव होता है विस्मय या फिर आश्चर्य होता है। अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में लखमात, चकित भई गद्द वचन, विकसित दृगु पुकलात। तो ये जो है, ये यहाँ पर अद्भुत रस है, जिसमें मतलब सब लोग यहाँ पर देख के उसको जो है अचंभित हो रहे हैं। चकित भई ऐसे शब्द आएंगे इसमें। अगला यहाँ पर शांत रस, जिसका जो स्थायी भाव होता है निर्वेद या शम कहा जाता है इसको। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिना सी जाए छिन में, गर्भ करे क्या करना। मतलब यहाँ पे ज्ञान दिया जा रहा है किसी तरह का, कि आपका जो शरीर है ये कागज़ का पुतला है, इसको बूंद लग जाएगी तो ये ख़त्म हो जाएगा एक पानी की बूंद लगने से। तो ये जो है कबीर जी का दोहा है और यहाँ पर शांत रस है। फिर आता है वात्सल्य रस, जिसका जो स्थायी भाव होता है वात्सल्य होता है। किलकत कान घुटुअन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे घावत, ये सूरदास जी का है। और यहाँ पर कृष्ण जी की बात की जा रही है और इसमें वात्सल्य रस है। बच्चों के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है या घर परिवार के प्रति जो उत्पन्न होता है उसको वात्सल्य रस कहते हैं। यहाँ पे भक्ति रस है, जिसका जो स्थायी भाव है देव विषयक रति है या फिर अनुराग। इसमें भगवान के प्रति कुछ कहा जा रहा है। राम जप राम जप राम जप बावरे, घोर भव नीर निध नाम निज नावरे, ये तुलसीदास जी का दोहा है, मतलब दोहा है ये। और इसमें जो है भक्ति रस की उत्पत्ति हो रही है। तो ये इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इससे बाहर जो है क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं और फ्री में सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग ग्रेट टाइम क्लासेस।